तो गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज चालू करते हैं अपन कैसे सीएमआर रेगुलेशन नंबर याद रखना है और कल फाइनल एक रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो ये 2 दिन का कल फाइनल शॉर्ट में पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा ए टू जेड सीएमआर रिवीजन हो जाए ताकि लास्ट लास्ट में पढ़ा हुआ याद रहता है, उससे फायदा होगा। ओके, तो आज का क्लास अपन कर लेते हैं रेगुलेशन नंबर कि रेगुलेशन नंबर को अपन कैसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए चालू किया जाए खेला। हम्म, काफी है। ठीक है, रेगुलेशन नंबर देखते हैं कैसे रेगुलेशन नंबर हमें याद रखना है अपना। ओके, देखो सबसे पहले रेगुलेशन नंबर याद करने का ये ट्रिक है। जो मेन मेन रेगुलेशन है वो तो डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक, एक जैसे 123 स्टार्टर कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान 104, आपका जो क्या नाम है सरदार का 129 वाला जो डायरेक्ट आता है, वो सब तो डायरेक्ट याद होना चाहिए। लेकिन अब एग्जामिनर पेपर को एक मिनट यार, ये रिपीट होने लगा। लेकिन अब क्वेश्चन मान लीजिए हार्ड पेपर सेट करना चाहेगा तो वो क्या करेगा कि कुछ भी पूछ देगा रेगुलेशन नंबर, तो आप फिर परेशान हो जाओगे। इसलिए हमको तैयारी पूरा करके जाना है कि कहीं से भी कुछ भी आएगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो देखो चैप्टर 1 तो डेफिनेशंस में खत्म हो जाता है। ठीक, चैप्टर 2 3 से चालू होता है। जो चैप्टर 2 है अपना, जो चैप्टर 2 है वो कहाँ से चालू होता है? रेगुलेशन नंबर 3 से चालू होता है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि नोटिस, रिटर्न या रिकॉर्ड से रिलेटेड कुछ भी आया तो वो 3 से 9 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इस जैसे हमको जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा नोटिस ऑफ डिसीज। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि 3 से 9 के बीच में है वो नोटिस ऑफ डिसीज। किसमें? नोटिस। नोटिस वाला चैप्टर क्या है? 3 से 9। तो ये स्लैब अपने को सबसे पहले लिख लेना है कि चैप्टर 2 नोटिस, नोटिस ऑफ नोटिस वाला जो चैप्टर है वो कितना के अंदर आ जाएगा? 3 से 9। ठीक है, तो अपन 3 से 9 ही याद करेंगे पहले। इसी तरीके से एक स्लैब हम हर चैप्टर का बना लेंगे। तो पहला चैप्टर का स्लैब क्या है? 3 से 9। ओके, पूछ दिया आपको नोटिस ऑफ डिसीज, तो झट से अपने दिमाग में जाना चाहिए कि नोटिस ऑफ डिसीज चैप्टर 2 है, या चैप्टर नंबर याद नहीं है तो भी ठीक है। नोटिस ऑफ डिसीज मतलब 3 से 9 के बीच में। 3 से 9 पहला है। तो इसको याद करने का प्लेन को फिर से बताइए, प्लेन क्या? चलो, मेन मेन रेगुलेशन याद रखना है और फिर चैप्टर वाइज इस तरीके से याद रखना है अपने को। हर चैप्टर का ये स्लैब याद होना चाहिए कि नोटिस वाला चैप्टर है तो उसका स्लैब क्या है? 3 से 9 के बीच में है। अब देखो इसको याद करने का तरीका कि एक सीरीज बाइज सीएमआर में सेट किया गया है। जैसे पहला ही है नोटिस ऑफ ओपनिंग। ठीक है, खदान खुलेगा, सबसे पहले खदान खुलेगा तो क्या देंगे हम? ओपनिंग का नोटिस देंगे। अब खदान खुल गया तो क्या हुआ? कोयला निकलने लगा और बाकी चीज वो सब चीजें होने लगी, तो वो भी हमें बीच में कोयला वगैरह निकला तो क्या करेंगे अपन? 20 फरवरी को एनुअल रिटर्न अपन भेजने लगेंगे। ठीक, एनुअल रिटर्न भेजने लगेंगे। फिर क्या है? नोटिस अपना खदान खुला, एनुअल रिटर्न भेजे, फिर खदान बंद भी तो होगा। तो बंद होगा तो नोटिस ऑफ अबेंडमेंट एंड क्लोजर। अरे यार, इम्पोर्टेंट सर्कुलर करा दीजिए। अच्छा, ऑन और बिफोर 1 फरवरी हो गया, वो 20 फरवरी पहले था। ठीक है, एनुअल रिटर्न क्या है? 1 फरवरी। ठीक है, एनुअल रिटर्न भर दिए। देखो वो सर्कुलर वाला भी चलो कल देखते हैं। सर्कुलर जो तुम बोल रहे हैं इम्पोर्टेंट सर्कुलर, आज 17 तारीख है ना? 17, 18, 19, कल 2 क्लास लेने का कोशिश करते हैं। सुबह क्या कर लेते हैं? इम्पोर्टेंट सर्कुलर सीएमआर पूरा ए टू जेड। प्लेन सेक्शन क्या मतलब? प्लान प्लान सेक्शन बोल रहे हो क्या? देखो यार, अभी क्या है, इसको तैयारी करके आए हैं, इसको अपन निपटा देते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका सीएमआर का ऐप में अपडेट हो गया है। मॉक टेस्ट में 10 चैप्टर तक मिल जाएगा। 10 चैप्टर के बाद आपका वो कंटेंट में जाएंगे तो वो रेगुलेशन वाइज भी डाल दिया गया। ठीक है, अभी इसका तैयारी करके आए हैं, इसको अपन पढ़ लेते हैं। फिर जो है आप मुझे मैसेज लास्ट में बता दीजिएगा कि और क्या क्लास लेना है, तो कल अपन उस क्लास को ले लेंगे। ठीक है,
चलिए कंटिन्यू करते हैं। रेगुलेशन नंबर से क्या है, क्वेश्चन एनसीएल में आए हैं और आ सकते हैं, इसलिए रेगुलेशन नंबर अपन पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बाकी जो है लास्ट में आप मैसेज में बताना कि कल क्या लेना है। ओके, तो अपन वो कर लेंगे। चलिए, चैप्टर 2 का सबसे पहले मैंने क्या बोला, स्लैब हमको याद रखना है कि नोटिस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आया कि रेगुलेशन नंबर जो भी है एक्सीडेंट डेंजरस अकरेंस से 3 से 9 के बीच में है। सबसे पहले याद रखने का तरीका यही है कि माइंस मिला हमको, माइंस मिलने के लिए माइंस खोलेंगे तो उसके लिए नोटिस भेजेंगे। ठीक, नोटिस भेजे, माइंस खुल गया, बीच बीच में हमारा कोयला निकलने लगा तो उसका अपन एनुअल रिटर्न भेजेंगे हर 1 फरवरी को। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, माइंस खुला, कोयला का एनुअल रिटर्न भेजे, फिर माइंस बंद हो गया। ठीक है, नोटिस ऑफ अबंडनमेंट क्लोजर डिसकंटिन्यूस, तो बंद होने का नोटिस भेजेंगे। और छठवा क्या है, रीओपनिंग, बंद हुआ तो फिर दोबारा भी खोल सकते हैं, या अब क्लोजर और डिसकंटिन्यूस के केस में दोबारा भी खोल सकते हैं, तो रीओपनिंग का भी नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, 3 से 6 ऊपर से याद कीजिए आप लोग। खदान खोले, ओपनिंग, बीच में एनुअल रिटर्न दिए, फिर खदान बंद हो गया, फिर दोबारा ओपन कर दिए। ठीक है, ओपनिंग, एनुअल रिटर्न, क्लोजिंग, रीओपनिंग, ये तो 3 से 6 इस तरीके से याद आ जाएगा। फिर अब नीचे से ऊपर जाइए, लास्ट नंबर है, 9वां नंबर क्या है, नोटिस ऑफ डिसीज। लास्ट दो क्या है, लास्ट है नोटिस ऑफ डिसीज, उससे जस्ट ऊपर है एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये एक्सीडेंट वाला सीएमआर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के ये एक्सीडेंट और नोटिस ऑफ डिसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन नंबर है। क्वेश्चन आ सकता है कि नोटिस ऑफ एक्सीडेंट अपना कौन सा रेगुलेशन नंबर है। और ये बीच में 7 नंबर बच गया, तो 7 नंबर चेंज ऑफ ऑनरशिप, अपॉइंटमेंट, एजेंट और मैनेजर, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर 2 अपना याद हो जाएगा। कैसे याद करना है, ओपनिंग, एनुअल रिटर्न, क्लोजिंग, रीओपनिंग, ऊपर का 4 याद हो गया, ऊपर के 4 याद हो गए, और नीचे से क्या आना है, 9वां नंबर डिसीज है, 8वां नंबर एक्सीडेंट है, और 7वां चेंज ऑफ ऑनरशिप है। ठीक, तो ये स्लैब अपने को पहले तो याद रखना है। ओके, तो ये था चैप्टर 3। इस तरीके से आप चैप्टर 2 याद कर सकते हैं। चैप्टर 3 में देखो क्या है, एग्जामिनेशन, जो डीजीएमएस एग्जाम लेता है उससे रिलेटेड सारे चीजें दिया हुआ है आपके चैप्टर 3 में। तो 7 सबसे बेस्ट, 7 रेगुलेशन, 7 डेज मोस्टली। अच्छा, वो लास्ट में बताना कि लास्ट में बताना भाई लोग कि क्या और चाहिए, वो अपन कल देख लेंगे। अभी फिलहाल जो है उसको पढ़ो, है ना। लास्ट में 5-10 मिनट टाइम मिलेगा, उसमें आप बता देना कि 7 दिन चाहिए कि सर्कुलर चाहिए, वो लास्ट में पर। फिर अपना चैप्टर 2 हो गया। अब चैप्टर 3 का स्लैब अपना देख लो। स्लैब सबसे पहले अपने दिमाग में रख लेना है 10 से 25। बोर्ड डीजीएमएस के एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ भी आया तो ये 10 से 25 के बीच में रहेगा। ठीक है, बाकी सब अपने को कुछ नहीं याद रखना है, ये 10 से 25 बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन सबसे पहला क्या है, एग्जामिनेशन लेता कौन है, तो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, एक बोर्ड बनाया जाता है जो एग्जामिनेशन लेता है माइनिंग का, तो 10वां नंबर ये याद रखना है। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो बोर्ड जो एग्जाम लेता है वो याद हो गया, फिर ये क्या सर्टिफिकेट देता है, बोर्ड एग्जामिनेशन क्यों लेता है, सर्टिफिकेट देने के लिए लेता है। ठीक, तो 11 हो गया सर्टिफिकेट। 12वां क्या है, एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनर, जो सर्टिफिकेट देने के लिए जो अपन एग्जामिनेशन कराएंगे वो कहाँ कराएंगे, एग्जामिनर उसका कौन रहेगा, ये सब चीजें हैं। और 13 क्या है, अब एग्जाम ले रहे हैं तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। आपका देखो एप्लीकेशन कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो उसमें एज लिमिट वगैरह दे देता है, तो एज लिमिट 14 हो गया। फिर यहाँ से वो अपना वो मस्त चीज आ गया, 15 से 18 तो आपको ऐसे ही याद होगा। ठीक है, कैसे याद होगा, देखो सबसे बड़ा कौन होता है, मैनेजर, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 15। फिर मैनेजर सर्वेयर डाल दिया है, चलो याद रख लो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर सर्वेयर सर्टिफिकेट, सरदार और इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है, सबसे पहले मैनेजर सर्टिफिकेट, उसका सर्वेयर, सरदार, इंजन ड्राइवर। तो 15 से 18 तो ऐसे ही याद होगा, अपन को ऊपर से नीचे आना है, मैनेजर सर्टिफिकेट देता है, सर्वेयर, सरदार और वाइंडिंग इंजन में। ठीक है, 15 से 18 इस तरीके से सीरीज वाइज याद कर देना है। और शुरुआत कैसे करना है, बोर्ड, बोर्ड क्या करता है, सर्टिफिकेट देता है, सर्टिफिकेट देता है, उसके लिए क्या करता है, एग्जाम लेता है। ठीक है, बोर्ड, बोर्ड क्या करता है, सर्टिफिकेट देता है, सर्टिफिकेट देने के लिए एग्जाम लेता है, और एग्जाम लेने के लिए वो एप्लीकेशन सबमिट करवाता है, उसमें एज लिमिट पूछता है। ठीक, यहाँ 14 नंबर 14 तक इस तरीके से याद हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को माइंड में डालना है कि बोर्ड एग्जाम लेता है, एग्जाम क्यों लेता है, सर्टिफिकेट ग्रांट करने के लिए, सर्टिफिकेट ग्रांट करने के लिए वो क्या करता है, एग्जाम लेता है, उसके लिए एप्लीकेशन मांगता है, और उसमें एज लिमिट दिया हुआ है आपका। ठीक है, 20 साल से कम वाला एग्जाम नहीं दे सकता है।
वो सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। 15 से 18 इस तरीके से याद रखना है कि सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मैनेजर का देता है, उसके बाद सर्वेयर का सर्टिफिकेट देता है, सब उसके नीचे सरदार का सर्टिफिकेट देता है और इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट देता है। तो ये 10 से 18 तो याद हो गया। ठीक है, अब 25 तक हमको याद रखना है। तो ये देखो 20 क्या करना है, 20 से फीस, ये तो याद हो जाएगा। रेगुलेशन नंबर 20 मतलब फीस, राइमिंग वर्ड बढ़ रहा है, 20 फीस 20 फीस। ठीक, 20 फीस के ऊपर जस्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे दिया। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपका 7 रहता है। ये आपका 20 फीस, 20 से जस्ट ऊपर नंबर ऑफ अटेम्प्ट। फिर क्या होता है, एक्सचेंज सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट को एक्सचेंज कर सकते हैं, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो 21-22 आपको इस तरीके से याद रखना है, एक्सचेंज सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। ठीक है, सबसे लास्ट तो अपना वैलिडिटी याद रहेगा। 10 से 25 हमने जो स्लैब लिख दिया, तो सबसे लास्ट में याद करना है कि सबसे लास्ट वाला सर्टिफिकेट का वैलिडिटी दे देता है, जो कि 60 साल की उम्र तक वैलिड रहता है। फिर हर साल में एक एक साल का मेडिकल एग्जामिनेशन दे दे के अपन 70 साल तक उसको काम कर सकते हैं। तो 25 नंबर तो वैलिडिटी होता है, ये याद रखना। ठीक है, 25 के जस्ट ऊपर अपना सर्टिफिकेट को कैंसिल करा जा सकता है, वो चीज़ हमने पढ़ चुका है। ठीक है, और 23 नंबर क्या है, जो जिस भी माइंस में हम काम कर रहे हैं उसके मैनेजर को अपना सर्टिफिकेट हम जमा करते हैं। चलो, ये 23 नंबर तो एक तो छूट गया जो राइमिंग में नहीं आ रहा है, बाकी इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक, ऊपर का 10 से 18 तक तो समझ में आ गया, और यहाँ अपने को 20 से चालू करना है। 20 फीस राइमिंग वर्ड हो रहा है, 20 फीस, उसके जस्ट ऊपर क्या हो गया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट हो गया। ठीक, एक्सचेंज सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, और लास्ट में है वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट, उसके जस्ट ऊपर वाला सर्टिफिकेट को कैंसिल कर सकता है अपना इंस्पेक्टर। और क्या है, सर्टिफिकेट टू बी डिलीवर टू द मैनेजर, 23। तो इस तरीके से स्लैब याद किए 10 से 25। 10वां नंबर से चालू कर दिए अपन कि बोर्ड है, बोर्ड क्या करता है, ये सर्टिफिकेट ग्रांट करता है। कैसे ग्रांट करता है, उसके लिए एग्जाम लेता है, फिर सबमिट, उसके लिए एप्लीकेशन सबमिट करवाता है, और उसका एज लिमिट ये है। फिर ये मैनेजर, सर्वेयर, सरदार, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये चैप्टर कौन सा कंप्लीट हो गया, तीसरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या है, चैप्टर नंबर 4, इसका स्लैब सबसे पहले आप लिखेंगे 26 से 36। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जो इंस्पेक्टर और माइंस ऑफिशियल है, मतलब ये क्वालिफिकेशन वाले चीजें जहां भी है, अपॉइंटमेंट वाला चीज जहां भी है, तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्रक करेगा ये 26 से 36 के बीच में। तो ऑप्शंस बहुत से वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे आपके। ठीक है, जैसे मान लो पूछ दिया वो कि क्वालिफिकेशन ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर क्या है, ये पूछ दिया क्वालिफिकेशन ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर क्या है, तो आपके दिमाग में क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन जैसे आया, तो तुरंत दिमाग में जाएगा ये 26 से 36 के बीच में है। ठीक है, चैप्टर नंबर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट की बात होगी तो माइंड में तुरंत जाना चाहिए ये 26 से 36 के बीच में है। ठीक, तो अब इस तरीके से, अब इसमें क्वालिफिकेशन देखिए बहुत मस्त सेट किया गया है, इसको तो ऐसे ही याद हो जाएगा कि क्वालिफिकेशन सबसे बड़ा कौन होता है, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, तो उनका क्वालिफिकेशन सबसे ऊपर 26 में दे दिया। ठीक, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, मैनेजर सबसे बड़ा हुआ। ठीक, मैनेजर का क्वालिफिकेशन क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर होगा, और चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर, मैनेजर के जस्ट नीचे में चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर है कि मैनेजर का यदि ट्रांसफर होगा या रिटायर होगा तो उसके जगह जो मैनेजर आएगा तो उसको चार्जिंग देगा। ठीक है, एक रिपोर्ट देगा, चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर। तो ये हो गया। तो अपने को सबसे बड़ा इंस्पेक्टर, उसके बाद मैनेजर, मैनेजर अपना चार्ज रिपोर्ट दे दिया। फिर मैनेजर से नीचे सेफ्टी ऑफिसर 29, 30 हो गया असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर, फिर वेंटिलेशन ऑफिसर, फिर इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर के बाद सीनियर ऑफिशियल, इसमें आपके ओवरमैन वगैरह आ जाएंगे, सर्वेयर्स हो गए, फिर उसका कॉम्पिटेंट पर्सन, फिर जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन इस तरीके से 26 से 36 में घटेगा। सबसे पहले 26 याद कर लिए, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से नीचे मैनेजर होता है, मैनेजर का चार्जिंग रिपोर्ट, ये एक तो क्वालिफिकेशन वाले से हटके आ गया। ठीक है, मैनेजर के जस्ट नीचे चार्जिंग रिपोर्ट एक ही याद रखिएगा, ये क्या हो गया, क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट से हटके आ गया। उसके बाद मैनेजर से आप माइंस में देखे होंगे पावर किसका रहता है, सेफ्टी ऑफिसर का रहता है। असिस्टेंट मैनेजर के उसके नीचे पावर रहता है, ये ब्रैकेट में यार 1957 का रेगुलेशन नंबर दिया है, इसको आप इग्नोर करो। ठीक है, 1957 में रेगुलेशन नंबर ये था, इसको आप इग्नोर करो। ये जो ब्रैकेट में लिखा है वो 1957 का रेगुलेशन नंबर है, क्योंकि पहले लोग 1957 जो पढ़े हुए हैं उनको कंफ्यूजन होता था, इसलिए ये दे दिया गया है। लेकिन आप तो बढ़िया है कि 17 ही डायरेक्ट पढ़ रहे हो, 1957 आपने देखा भी नहीं होगा शायद, क्लास कॉलेज टाइम देखा होगा तो देखा होगा। तो समझ में आ गया, इस तरीके से रैंक वाइज घटते जाएगा। इंस्पेक्टर का 26 याद रखो, और 36 में अपना जनरल मैनेजमेंट है आखिरी में।
तो आपको क्वेश्चन मान लीजिए पूछता है कि इंजीनियर का अपॉइंटमेंट किस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा, तो डायरेक्ट आपको इंजीनियर 32 तो याद नहीं होगा, ठीक है, तो आप मेमोराइज करोगे 26 से 36 के बीच में है। तो 26 नंबर था आपका इंस्पेक्टर, उसके नीचे मैनेजर था, 27 28 था चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर, 29 सेफ्टी ऑफिसर, 30 वेंटिलेशन ऑफिसर, सॉरी सेफ्टी ऑफिसर, 30 हो गया असिस्टेंट मैनेजर, 31 वेंटिलेशन ऑफिसर और 32 इंजीनियर था। इस तरीके से आप वहां मेमोराइज करोगे माइंड्स में, ठीक है, सॉरी एग्जाम के टाइम आपको ऐसे याद करना है, ठीक है। डायरेक्ट मान लीजिए एक एक तो याद कर नहीं सकते कि इंजीनियर का 32 है, तो अपने को 26 याद रखना है कि इंस्पेक्टर है, फिर रैंक वाइज आपको नीचे आना है, ठीक है। तो आपको मान लीजिए तुरंत ऐसा तो बहुत कम देता है कि 31 32, तो आप आस पास भी आ जाओगे ना उसके, तो ऑप्शन देख के आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बाकी ये मैनेजर का क्वालिफिकेशन 27, वो तो 26 बस याद रखो इंस्पेक्टर का होता है, फिर धीरे धीरे रैंक वाइज नीचे आना। तो ये तो क्या था आपका चैप्टर नंबर 4। अब देखो चैप्टर नंबर 5 क्या है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि आया था और आएगा, ये लास्ट के ओवरमैन, सरदार, शॉर्ट फायरर और ये मैनेजर, मैनेजर कहाँ गया ये, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब इससे कुछ भी पूछ सकता है, तो हमसे हमारे क्वेश्चन में जैसे ही आएगा कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड कुछ भी आया, तो आपके दिमाग दिमाग में तुरंत करना चाहिए ये किसके अंदर है, ये स्लैब है इसका 37 से 63। ये 63 कैसे याद रहेगा, ये याद रखना है कि 64 से अपना माइंस प्लान चालू होता है, ठीक है। माइंड प्लान वाला सीएमआर कहाँ से चालू होता है, 64 से चालू होता है, ये याद रखना है। 64 से 70 माइंड प्लान है। तो माइंड प्लान जब 64 से 70 याद होगा, तो आपको ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी 37 से 63 याद हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने क्या पढ़ा, 26 से 36, 36 के बाद 37। तो ये 63 मान लीजिए याद नहीं भी होता है, तो आपको ये याद रखना है कि 64 से अपना माइंड प्लान चालू हो रहा है, तो आखिरी क्या हो गया, 63, ठीक है। तो यहाँ भी देखो रैंक वाइज मस्त सेट किया गया है, इसको याद करने में दिक्कत होगा ही नहीं, मस्त। सबसे पहला माइंस का क्या, ऑनर, जो हमारा माइंस का ऑनर है वो सबसे बड़ा होता है, माइंस के ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गए, ठीक है। तो 37 से 63, पहले तो स्लैब याद हो गया कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जो भी क्वेश्चन आएगा वो किसके बीच में होगा, 37 से 63। मान लीजिए आपके ऑप्शन में वो आ गया कि 37 से 63 में एक ही ऑप्शन है, तब तो बढ़िया, उसको पिक कीजिए और मेमोराइज कीजिए क्या यही है, और उसको पिक टिक करके आगे बढ़ो बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो 37 से 63 ये आपका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गया। सबसे बड़ा होता है ऑनर, ठीक है। ऑनर क्या करता है, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिजाइनर, ये सबसे अपना वो माल मंगवाता है। माइंस खोदने के लिए भैया अपने को मशीन वगैरह चाहिए ना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर, ऑनर, सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर, ये 3 ठो याद कीजिए, ठीक है। ऑनर, सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर, ये 37 38 39 ऐसे याद कीजिए। फिर ड्यूटीज में जो भी बंदे काम कर रहे हैं उनका है, ये दोनों को अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कंपिटेंट पर्सन और ये 3 को छोड़ रहा हूँ, 40 से 42 छोड़िए, इसको बाद में देखेंगे। अब क्या हम 43 में डायरेक्ट आते हैं। 43 हमको आंख मूंद के याद रहना चाहिए कि ड्यूटीज ऑफ मैनेजर होता है। ये मतलब रेफरेंस पॉइंट एक मान लो, इस वाले में जो बड़ा बड़ा स्लैब आता है ना, जैसे 37 से 63 बहुत बड़ा स्लैब आ गया, लगभग 30 रेगुलेशन इसके बीच आ गए, तो बीच बीच में एक हमको क्या करना है, रेफरेंस पॉइंट ले लेना है, ओके। 43 आपको मैनेजर याद रखना है कि 43 हमारा मैनेजर का ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। अब इससे रैंक वाइज हम नीचे आएंगे, ठीक है। मैनेजर से छोटा कौन, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर से छोटा कौन, असिस्टेंट मैनेजर, उससे छोटा कौन, वेंटिलेशन ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर से छोटा ओवरमैन, फिर सरदार, फिर शॉर्ट फायरर, उसके नीचे है 50 नंबर में सपोर्ट मैन, ठीक। आपका 50 नंबर में क्या है, ड्यूटीज ऑफ सपोर्ट मैन। तो यहाँ तक आपको 43 से 50 ऐसे याद हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से याद हो जाएगा। आप ऐसे याद कीजिए कि मैनेजर, मैनेजर से नीचे सेफ्टी ऑफिसर, उससे नीचे असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, ओवरमैन, या तो डायरेक्ट ये शॉर्ट फायरर को याद रखिए 39 49, शॉर्ट फायरर से बड़ा सरदार, सरदार से बड़ा ओवरमैन, ओवरमैन से बड़ा वेंटिलेशन ऑफिसर, उससे बड़ा असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, मैनेजर। या तो नीचे से ऊपर जाओ, 49 नंबर याद रखो शॉर्ट फायरर, एक रेफरेंस या तो मैनेजर को मान लो या तो शॉर्ट फायरर को मान लो। शॉर्ट फायरर से मस्त है कि शॉर्ट फायरर से बड़ा सरदार होता है, सरदार से बड़ा ओवरमैन, ओवरमैन से बड़ा वेंटिलेशन ऑफिसर, वेंटिलेशन से बड़ा असिस्टेंट मैनेजर, फिर वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, फिर मैनेजर। या तो नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे जाओ, ये आपके ऊपर है, आपको कैसे सही लग रहा है, ठीक है। फिर क्या, सपोर्ट मैन तक तो हमको याद हो गया, ओके। अब ये 3 ठो बज गए, तो इनको ध्यान देना है कि मैनेजर से ऊपर में ऑफिशियल्स, कंपिटेंट पर्सन और पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस, ठीक है। मैनेजर हम रेफरेंस मांगे 43, तो मैनेजर के ऊपर में ऑफिशियल्स
ऑफिशियल्स, फिर कॉम्पिटेंट पर्सन, फिर पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस। ठीक है, इस तरीके से 42, 41, 43 याद करना है। यहाँ तक हमारा 50 तक याद हो गया। अब क्या है भैया, यहाँ मेन इंपॉर्टेंट वही थे 50 तक, उसी से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा है। अब एकदम आपसे खुन्नस निकालना चाहेगा तो ये 50 से 63 के बीच में पूछ सकता है। मेन इंपॉर्टेंट आपका 50 तक, 43 से 50 के बीच में किसी का भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ज्यादातर ओवरमैन, सरदार, शॉर्ट फायरर, मैनेजर, ये चार का पूछता है क्वेश्चन में। पर देखो यहाँ क्या, 50 तक तो सपोर्ट मैन तक तो हमने याद कर लिया। अब क्या, हम वेंटिलेशन में कूदते हैं। ठीक है, वेंटिलेशन में कूदे। 51 का क्या है, ड्यूटीज ऑफ अटेंडेंस ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर, जो मैकेनिकल वेंटिलेटर चलाता है उसका ड्यूटीज। लैंप रूम इंचार्ज, सर्वेयर इंजीनियर, ये 53, 54 भी अलग से याद रखना है। सर्वेयर इंजीनियर क्या है, वो थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, जो सीरीज में नहीं आ रहे हैं। जो हमारा एक सीरीज आया मैनेजर से सॉफ्टवेयर तक, उसमें सर्वेयर इंजीनियर फिट नहीं हुए। तो ये 53 और 54 याद रखना है। सर्वेयर इंजीनियर कैसे याद रहेगा, 43 है हमारा मैनेजर, तो 43, 10, 53, 53 क्या हो गया, सर्वेयर, सर्वेयर के जस्ट बाद इंजीनियर। ठीक है, 44 हम, सॉरी, हाँ, 43 क्या था, मैनेजर था। मैनेजर में 10 जोड़ देंगे तो हमारा सर्वेयर में कूद जाएंगे हम, और उसके एक जस्ट नीचे इंजीनियर है। ठीक है, एक एक चीज तो आपको याद नहीं हो सकता, इसलिए ये तो इम्पोर्टेंट, बड़े बड़े चैप्टर में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हमको याद रखना है। ठीक है, सर्वेयर इंजीनियर पूछ सकता है, तो सर्वेयर थोड़ा सीरीज से हटके हो गया। 43 मैनेजर को दिमाग में डाल के रखना है, 43 में 10 जोड़ देंगे तो सर्वेयर में कूद जाएंगे 53, और 53 के जस्ट नीचे 54 आपका इंजीनियर है। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, इतना बड़ा चैप्टर है तो एक एक तो ये सब याद नहीं हो सकता। वाइंडिंग इंजन में, अब वाइंडिंग का देखिए, सॉरी, इंजीनियर, इंजीनियर क्या करता है भाई, वाइंडिंग इंजन को देखता है। वाइंडिंग इंजन में बैंक्समैन होते हैं, ऑनसेटर होते हैं। ठीक है, वाइंडिंग हो गया, उसके बाद हॉलेज में कूद गया, ड्यूटीज ऑफ हॉलेज इंजन अटेंडेंट, और ड्यूटीज ऑफ लोकोमोटिव ड्राइवर। ठीक, तो मेन मेन चीज वो चीजें थी, इसको भी आप याद कर ले। वाइंडिंग, वाइंडिंग से रिलेटेड बैंक्समैन होता है। हॉलेज, हॉलेज से रिलेटेड लोकोमोटिव ड्राइवर, सॉरी रिलेटेड नहीं है, लोकोमोटिव मतलब डीजल। माइंस में क्या क्या हो सकता है, वाइंडिंग हो सकता है जिससे हम ऊपर नीचे होते हैं, तो वाइंडिंग इंजन मैन, बैंक्समैन ऑन सेटर हो गया। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ हॉलेज इंजन, लोकोमोटिव ड्राइवर, जो हमारे डीजल से मशीन चलते हैं अंदर में, वो लोकोमोटिव ड्राइवर हो गए। ठीक है, इस कंटिन्यूस मैनर से रिलेटेड है, ड्यूटीज ऑफ कटिंग लोडिंग मशीन ड्राइवर, मैकेनिक और फिटर। ठीक है, मैगजीन इंचार्ज याद कर लो 60, हमारा क्या स्लैब था, 37 से 63 था, तो 60 वाला है मैगजीन इंचार्ज का ड्यूटीज हो गया। फिर हमारा हाजरी बाबू 61 नंबर हो गया, रजिस्टर अटेंडेंट क्लर्क। ये 62 नंबर याद कर लो, ड्यूटीज ऑफ ऑपरेटर ऑफ HEMM, सॉरी, अब क्या 63, तो हमको स्लैब तो पता है ना, 37 से 63, मतलब 63, 64 तो कम से कम याद होना चाहिए भाई। 63, 64 कैसे याद रहेगा। सबसे लास्ट है ट्रक टिप्पर और डंपर ऑपरेटर का ड्यूटीज। डंपर ऑपरेटर है हमारे, ट्रक टिप्पर ऑपरेटर है, उनका ड्यूटीज लिखा हुआ है आपका 63 नंबर पे। ठीक, और उसके जस्ट ऊपर वाले में क्या है, HEMM मशीन, मतलब ट्रक टिप्पर डंपर को छोड़कर। तो ये लास्ट के दो तो कम से कम हम याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 37 से 63 है, तो 37 तो हमको चलो चालू हो गया ऑनर से, ऑनर, सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, वैसे हम चालू कर दिए, 43 में मैनेजर में पहुंच गए, तो ये 63 और 62 तो कम से कम याद रह सकता है कि 63 है डंपर ऑपरेटर का ड्यूटीज या ट्रक टिप्पर का, और 62 क्या है, HEMM, डंपर और ट्रक टिप्पर को छोड़कर जितने भी HEMM है, शॉवल वगैरह हैं, ड्रैग लाइन है, उनका ड्यूटीज ऑफ ऑपरेटर। ठीक, तो ये आपको इस तरीके से चैप्टर नंबर 5वां याद होगा। इसमें एक एक चीज ये सब ध्यान में नहीं रहेगा, वाइंडिंग इंजन में बैंक्समैन तो चलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वो सारे हैं। अगर याद कर सकते हैं रिलेट करके, तो याद कर सकते हैं कि वाइंडिंग इंजन से रिलेटेड बैंक्समैन है। ठीक, हॉलेज आया, फिर डीजल आया, फिर अंडरग्राउंड में जो जो मशीन चल रहे हैं वो सब आ गया, मैगजीन इंचार्ज आ गया, हाउसकीपर। ठीक, तो इंपॉर्टेंट वो सारे चीजें थे, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 5। एक बार और, चैप्टर नंबर 5 बड़ा था इसलिए बता दे रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 5 ऑनर से चालू करेंगे, सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ तो हो गया। ठीक, फिर अपन 43 को रेफरेंस ले लेंगे या 49 को रेफरेंस ले लेंगे। 43 मैनेजर है, 49 आपका शॉर्ट फायरर है। ठीक, या तो नीचे से ऊपर जाए, शॉर्ट फायरर से ऊपर सरदार, ओवरमैन, सरदार, ओवरमैन, वेंटिलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, मैनेजर, या तो मैनेजर से नीचे रैंक वाइज आएंगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक, सपोर्ट मैन तक याद हो गया। 43 आपका मैनेजर है, इसमें 10 जोड़ देंगे तो हम सर्वेयर में कूद जाएंगे 53, और 54 इंजीनियर। ठीक, ये सारे चीज इंपॉर्टेंट थे।
और बाकी ये सब भी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 62-63 तो हमको याद ही रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, HEMM का ऑपरेटर का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद रखना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। अब देखो ये प्लान्स एंड सेक्शन छोटा सा है, क्या है 64 से 70, इसका स्लैब क्या है 64 से 70। सबसे पहले तो स्लैब याद रखना है। अब जैसे बोला कि प्लान्स एंड सेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया तो माइंड में स्ट्रक करना चाहिए कि ये 64 से 70 के बीच में आएगा। ओके, 64 से 70 के बीच में आएगा। तो 64 नंबर क्या है, रिक्वायरमेंट अबाउट माइंड प्लान्स। माइंड प्लान्स के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेंगे, ठीक है, और कितने टाइप्स के प्लान्स होते हैं। 65 क्या हो गया, कितने टाइप्स के प्लान होते हैं, और प्लान जो है उसे कैसे रखना है। सॉरी, प्लान्स जो हमारा माइंस बंद हो गया, क्लोजर हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, तो प्लान और सेक्शन को सबमिट करना है। प्लान बना लिया हमने, ठीक, प्लान के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट अबाउट प्लान्स है, तो कितने टाइप्स के प्लान्स होते हैं, और प्लान्स को सबमिट करना रहता है। ये 3 ऊपर के ये हो गए 64, 65, 66 क्या, जनरल रिक्वायरमेंट अबाउट माइंस प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान्स हो गए, और प्लान्स को सबमिट करना है माइंस बंद होने पे। अब इंस्ट्रूमेंट, ये आखिरी के क्या है, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड चीजें हैं। तो सर्वे इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज होता है, और जो लिस्ट है इंस्ट्रूमेंट का, प्लान का, सेक्शन का, और उसे कैसे स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट एंड देयर स्टोरेज याद रखिए। इंस्ट्रूमेंट के जस्ट बाद क्या आएगा, इंस्ट्रूमेंट का स्टोरेज। प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स बाय सर्वेयर और प्लान्स टू बी चेक बाय ऑन चेंज ऑफ ओनरशिप ऑन रीओपनिंग। ठीक है, 70 ये है। तो इसको देखो एक बार और बताता हूँ, छोटा सा है, ये है अपना चैप्टर, ये 64 से 70 इसका स्लैब है। 64 नंबर क्या है, जनरल रिक्वायरमेंट अबाउट माइंड प्लान। माइंड प्लान बनाने के लिए क्या क्या हमें जनरल रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो और प्लान्स के टाइप कितने होते हैं, और प्लान्स को सबमिट करना रहता है माइंस बंद होने पे। ठीक, 64, 65, 66 ऐसे हो गया। 67 से देखो क्या है, आपका इंस्ट्रूमेंट में कूदता है। तो सर्वे इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, हमारे थेडोलाइट है, टोटल स्टेशन है, जो भी है, और उस इंस्ट्रूमेंट का स्टोरेज कैसे किया जाता है, और उसको लिस्ट बनाकर उसको नंबरिंग करके स्टोरेज किया जाता है। ठीक, और 69 और 70 क्या है, प्लान सर्वेयर कैसे प्रिपेयर करता है, और प्लान टू बी चेक ऑन चेंज ऑफ ऑनरशिप और रीओनर। आप क्या है, सर्वेयर से रिलेटेड नहीं है तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी छोटा सा चैप्टर है, याद रखें, कुछ भी पूछ सकता है। अब देखो ये और छोटा है, 71 से 75, है ना। ये स्लाइड ऐसे याद नहीं होगा, आपके पास 3 दिन समय है। डेली आप 15 मिनट से आधा घंटा इसके लिए भी समय दें, आपको ये स्लैब भी याद हो जाएगा, और जो तरीके से जो बताया जा रहा है उसको ध्यान में रखेंगे तो ये भी याद हो जाएगा। ठीक, अब क्या है 71 से 75, याद हो रहा है, 71 से 75 हमारा मीन्स ऑफ एसेस एंड एग्रेस है। अब आउटलेट, आउटलेट से रिलेटेड कुछ याद आ गया, कुछ क्वेश्चन आ गया तो तुरंत माइंड में स्ट्रक होना चाहिए। ये प्लान के बाद वाला है, प्लान था अपना 64 से 70, और उसके बाद वाला है 71 से 75। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे तो याद नहीं आएगा कि 71 से 75, तो ऐसे याद करना है कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बाद प्लान था, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज 37 से 63 था, फिर अपना प्लान था 64 से 70, उसके बाद आउटलेट वाला था 71 से 75, ऐसे याद करना है। डायरेक्ट 71 से 75 याद नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे सीरीज ऐसे ध्यान रखना है हमको कि ओपनिंग वाला कितना था, 3 से 9 था, उसके बाद 10 से 25 था बोर्ड वाला, फिर 26 से 36 था, फिर 37 से 63 ये था ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, फिर 64 से 70 प्लान सेक्शन था। हाँ, 71 से 75 आउटलेट वाला था, ऐसे याद आएगा आपको, डायरेक्ट 71-75 याद नहीं आएगा। ठीक, ऐसे पीछे से आएंगे आप तो याद आ जाएगा। अब देखो 71 से 75 क्या है, पहला ही आउटलेट से है, तो आउटलेट फ्रॉम अ माइंड, माइंड से आउटलेट इंक्लाइन हो सकता है, शाफ्ट हो सकता है। ठीक है, वर्किंग शाफ्ट, आउटलेट क्या हो सकता है, इंक्लाइन हो सकता है, शाफ्ट होता है, तो उसके जस्ट बाद क्या दे दिया है, शाफ्ट दे दिया है। और शाफ्ट के चारों तरफ क्या रहेगा, फेंसिंग एंड गेट रहेगा आउटलेट में। ठीक है, और माइंड पार्ट से आउटलेट, एक क्या है माइंड से आउटलेट, एक है माइंड के पार्ट से आउटलेट। ठीक, लास्ट क्या है, पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ शाफ्ट, इंक्लाइन एंड अदर आउटलेट। 75 याद रखना है, एग्जामिनेशन हो गया, जो हम आउटलेट पढ़ रहे हैं उसका एग्जामिनेशन सबसे लास्ट में करेंगे। 71 से 75। ठीक, फेंसिंग एंड गेट्स आउटलेट्स फ्रॉम माइंड पार्ट्स। ये 71 क्या आउटलेट फ्रॉम माइंड, 74 क्या आउटलेट फ्रॉम माइंड पार्ट्स, ये याद रखना है। माइंड के आउटलेट क्या होते हैं, शाफ्ट और इंक्लाइन होता है, तो 72 पूछ दिया शाफ्ट। ठीक, उसके चारों तरफ फेंसिंग एंड गेट्स, फेंसिंग एंड गेट्स बहुत बार आएगा तो ये तो शायद नहीं आना चाहिए, फिर भी आउटलेट्स में फेंसिंग एंड गेट्स है तो 73, है ना। 75 एग्जामिनेशन याद रखना है, 74 आउटलेट फ्रॉम माइंड पार्ट्स। एक बार और इसको बताता हूँ कि 71 क्या है, आउटलेट फ्रॉम माइंड,
आउटलेट कितने प्रकार के होते हैं, इंक्लाइन होता है या शाफ्ट होता है, तो उसके जस्ट नीचे शाफ्ट हो गया। शाफ्ट के चारों तरफ शाफ्ट और फेंसिंग और गेट किया जाता है, ठीक। और आउटलेट फ्रॉम माइन 71 था तो 74 हो गया आउटलेट फ्रॉम माइन पार्ट। 75 नंबर है पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ शाफ्ट इंक्लाइन। तो आउटलेट का जो एग्जामिनेशन बस याद रखिए ना, एग्जामिनेशन ऑफ आउटलेट से कुछ आया क्वेश्चन तो लास्ट 75 नंबर है। ओके, तो इस तरीके से आप चैप्टर नंबर 7 याद कर सकते हैं। अब चैप्टर 8 बड़ा है, 8 9 ये सब क्या है, बड़े बड़े हैं। तो अपना क्या है, 75 तक हो गया, 71 से 75 हो गया। अब क्या है, 76 से 91 स्लैब है, 76 से 91। तो ये डायरेक्ट आपको याद कभी नहीं होगा कि वाइंडिंग 76 से 91 हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो अपने को इसी तरीके से चैप्टर वाइज याद करते आना है, तो वही और क्या होगा, मेमोराइज हो जाएगा कि ड्यूटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी 26 से 36। उसके बाद क्या है, सॉरी 37 से 63। उसके बाद अपना प्लान है 64 से 70। प्लान के बाद 71 से 75 था आउटलेट। अब 75 के बाद 76 से 91 अपना वाइंडिंग है। ऐसे हमने को याद होगा कि स्लैब अपने को इस तरीके से याद होगा, वाइंडिंग क्या है 76 से 91। पीछे से आएंगे याद होने लगेगा, ठीक। तो वाइंडिंग से रिलेटेड देखो कैसे है। अब वाइंडिंग से रिलेटेड कुछ भी आया तो स्लैब अपने को याद रखना है 76 से 91। ओके, तो 76 नंबर क्या है, सबसे पहले तो वाइंडिंग चलाने के लिए वाइंडिंग इंजन मैन का अपॉइंटमेंट, ठीक। फिर वाइंडिंग का इंस्टॉलेशन, वाइंडिंग चालू हो रहा है अभी ना, अभी चालू नहीं हुआ है, अभी क्या हुआ, हमने अपॉइंट करना चालू किया है। तो सबसे पहले वाइंडिंग इंजन मैन का अपॉइंटमेंट कर देंगे। फिर वाइंडिंग जो है उसका इंस्टॉलेशन करेंगे। फिर कंस्ट्रक्शन वाइंडिंग में जो जो इक्विपमेंट लगते हैं उसका इंस्टॉलेशन, ठीक है। वाइंडिंग का इंस्टॉलेशन, वाइंडिंग में जो जो इक्विपमेंट लगते हैं उसका इंस्टॉलेशन, और फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन। देखो ये तीनों क्या है, इंस्टॉलेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। 76 77 78 क्या है, इंस्टॉलेशन से ही रिलेटेड है। 80 तक फिटिंग, फिटिंग तक आपका क्या है, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड। जैसे हमारा स्लैब क्या है 76 से 91, तो हमको ये ध्यान रखना है कि 76 से 80 तक क्या है, फिटिंग से रिलेटेड है, इंस्टॉलेशन फिटिंग ये सब 76 के अंदर, 76 से 80 के बीच में आ जा रहा है, ठीक। 76 से 91 है, 76 से 80 के बीच में क्या है हमारा, फिटिंग और इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है, ये दिमाग में रखना है। और अपने को ये बड़ा है तो रेफरेंस मैन वाइंडिंग कर लेना है, मैन वाइंडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक। 81 नंबर हमारा मैन वाइंडिंग है, ये रेफरेंस मुंह जबानी याद होना है, इसमें अपने को चैप्टर वेप्टर कुछ स्लैब लैब याद नहीं करना है। सर नंबर इंग्लिश, अच्छा ठीक, 81 छिहत्तर। कोई नहीं दिख तो रहा है ना यार, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, कोई बात नहीं, चलो इंग्लिश में बोल देंगे। रेफरेंस क्या अपने को मैन वाइंडिंग रखना है। ये जैसे अपना सरदार का हमने याद रखा है ना, 129 नंबर एग्जामिनेशन ऑफ सरदार 129, उसी तरीके से हर चैप्टर में जो बड़ा चैप्टर आ गया ना उसमें एक रेफरेंस बीच में ले लेना है। जैसे ये रेफरेंस अपना मैन वाइंडिंग इंपॉर्टेंट है, तो हमको मैन वाइंडिंग, वाइंडिंग क्या हुआ 76 से 91, 76 से 91 मैन वाइंडिंग, वाइंडिंग से रिलेटेड हो गया। तो इसमें जो मैन वाइंडिंग है वो हमारा 81 है, ये हमको मुंह जबानी याद होगा, इसके लिए हम ये मेमोराइज नहीं करेंगे, ये चैप्टर है ये वो है। ये मैन वाइंडिंग को अपन इस चैप्टर में रेफरेंस मांगते हैं, ठीक। तो हमारा ऊपर से 77 से 80 मतलब 77 76 से 80 तक क्या हो गया, फिटिंग और इंस्टॉलेशन से रिलेटेड चीज है, ठीक। तो सबसे पहले क्या है 77 क्या है, न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन। 78 क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट, फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन और शाफ्ट फिटिंग, ठीक है, फिटिंग इंस्टॉलेशन। ये तब आ गया 76 से 80 के बीच में। और क्या है, रेफरेंस माना हमने मैन वाइंडिंग 81, ठीक। 81 से अब चालू करते हैं 81 से। तो उसके बाद क्या है, मैन वाइंडिंग होता है और मटेरियल का वाइंडिंग होता है, ठीक है। और सिंकिंग शाफ्ट में वाइंडिंग होता है। तो देखो मैन वाइंडिंग उसमें क्या हो सकता है, मल्टी डेक्स हो सकते हैं, मल्टी डेक्स हो सकते हैं, ऊपर मटेरियल सॉरी ऊपर आदमी नीचे मटेरियल, ठीक है। मल्टी डेस्क समझ रहे हो, लिफ्ट में मतलब अपन फ्लोर सिस्टम करते हैं उसको मल्टी डेस्क। तो मैन वाइंडिंग में मल्टी डेस्क हो सकता है, उसके जस्ट नीचे मटेरियल का वाइंडिंग। 81 मैन वाइंडिंग हमने रेफरेंस लिया, उसके नीचे मल्टी डेस्क, उसके जस्ट नीचे क्या है, मटेरियल का वाइंडिंग, ठीक है। 81 82 83 81 82 83 इस तरीके से याद हो गया। अब सिंकिंग शाफ्ट क्या है 84, ठीक है। वाइंडिंग इन सिक्सटी शाफ्ट, एक तो आदमी के लिए वाइंडिंग होता है, मटेरियल के लिए वाइंडिंग होता है, और क्या वाइंडिंग होता है, जब शाफ्ट हम खोद रहे हैं उस तरफ, उस टाइम हमारा वाइंडिंग होता है, तो वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट, ठीक है। तो 81 टू 85 हमारा क्या हो गया, वाइंडिंग जो हम ऊपर नीचे लिफ्ट को कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो गया है ना। अब देखो वाइंडिंग में क्या क्या लगता है,
वाइंडिंग रोप्स लगते हैं, जो हमने सस्पेंशन गियर पढ़ा था, ये वाइंडिंग रोप्स आया, उसके नीचे हमारा सस्पेंशन गियर का पूरा अरेंजमेंट लगता है। ठीक है, तो ये रोप, रोप के नीचे क्या है, सस्पेंशन गियर। ओके, सस्पेंशन गियर। और क्या होता है, रोप में कैपिंग होता है। तो कैपिंग इसी इमेज से देखना, सब कुछ है, रोप, रोप के नीचे सस्पेंशन गियर, सस्पेंशन गियर के ऊपर क्या है, कैपिंग। तो प्रिकॉशन आफ्टर रिकैपिंग, ये जो कैपिंग किए उसको हम क्या करते हैं, आ रहा है, वॉइस आ रही है, मेरे मोबाइल में भी बज रहा है। प्रिकॉशन आफ्टर रिकैपिंग, ठीक है। इस इमेज से देखना, वाइंडिंग वाला चीज हो गया, तो ये हो गया रोप, रोप के नीचे सस्पेंशन गियर, सस्पेंशन गियर के ऊपर कैपिंग होता है, तो रिकैपिंग के बाद प्रिकॉशन। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट 88, 88 क्या हो गया, 88। एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट, गेट एंड फेंसेस, चलो ठीक है। राइडिंग और वर्किंग शाफ्ट, 90 और 91 याद रखना है। अपना स्लैब क्या था, 76 से 91, है ना, 76 से 91। तो 91 क्या है, जनरल प्रिकॉशन, ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन में। मतलब अब एकदम ही हरामखोर होगा तो पूछ देगा, लेकिन ये जनरल प्रिकॉशंस नहीं पूछेगा। ड्यूटीज ऑफ पर्सन राइडिंग और वर्किंग शाफ्ट, मतलब जो शाफ्ट में ऊपर नीचे करते हैं लोग, और वहाँ शाफ्ट में जो काम करते हैं, उसका 90 नंबर ड्यूटीज ऑफ पर्सन राइडिंग और वर्किंग इन शाफ्ट है। ठीक है, तो ये शाफ्ट, शाफ्ट से रिलेटेड ड्यूटीज ऑफ पर्सन आएगा, तो ये वहाँ हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं जाएंगे, ये 90 नंबर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 8वां भी आपको याद हो जाएगा। एक बार और बोल देते हैं, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर था। ओके, स्टार्टिंग फिटिंग और इंस्टॉलेशन से होगा, 76 से 80, 76 से 80 क्या है। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है यार, मेरा मोबाइल भी साइड में बज रहा है धीरे आवाज में। चलो, ये वाइंडिंग वाला चालू होगा, तो 76 से 91 स्लैब है, 76 से 80 के बीच में क्या होगा, हमारा इंस्टॉलेशन और फिटिंग है। ठीक, और उसके बाद हम रेफरेंस मानेंगे मैन वाइंडिंग को। मैन वाइंडिंग जो हमारा आदमी लोग ऊपर नीचे होते हैं, 81 मैन वाइंडिंग हो गया, उसके जस्ट नीचे मल्टीडेक्स, फिर मटेरियल का वाइंडिंग और साफ्ट सिंकिंग में वाइंडिंग। ठीक, फिर ये इमेज में आ जाना है हमको, साफ्ट सिंकिंग के बाद रोप, रोप के नीचे सस्पेंशन गियर, सस्पेंशन गियर के ऊपर कैपिंग, तो रिकैपिंग वाला हो गया। ठीक है, रोप, सस्पेंशन गियर, रिकैपिंग, और उसके बाद एग्जामिनेशन 88, 88 एग्जामिनेशन, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। फिर नीचे से आना है कि गेट एंड फेंसेस। ठीक, हाँ बिल्कुल क्विज कराएंगे। ठीक, लास्ट में क्विज करा देंगे, मैं आपको बोलूंगा ये रेगुलेशन नंबर, सॉरी ये कहाँ है, तो आपको अंदाजा खुद लगाना है बिना देखे कि कहाँ पास वो लोकेशन है उस चीज का। ठीक है, लास्ट में अपन क्विज करा देंगे, 1 मिनट का टाइम देंगे, तुरंत आपको सोच के बताना है कि ये किस स्लैब में है। कम से कम स्लैब तक भी आप पहुंच जाओगे ना, तो आंसर के करीब पहुंच जाओगे। और उसको कैसे याद करूँ करवाना है, वो भी मैं बताऊंगा लास्ट में, है ना। ये अपना वाइंडिंग हो गया। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, हॉलेज। वाइंडिंग के जस्ट नीचे क्या था, हॉलेज, 92 से 103। ठीक, 92 से 103, 92 to 103 आपका स्लैब है। तो कितने तरीके के रोडवे होते हैं, एक हॉलेज के लिए रोडवे होता है, एक आदमियों के आने जाने के लिए ट्रैवलिंग रोडवे होता है। ठीक है, हॉलेज में टफ्स एंड देयर मूवमेंट होता है। और क्या, हॉलेज से रिलेटेड क्या क्या है, देखो, हॉलेज में ब्रेक होता है, हॉलेज का रोप होता है। ठीक, तो 92 से 96 तक अपन ऐसे आएंगे। नाम ही है चैप्टर का हॉलेज। ठीक है, नाम ही है हमारे चैप्टर का क्या, हॉलेज। तो स्टार्टिंग कैसे होगा, हॉलेज, हॉलेज रोडवे, ट्रेवलिंग रोडवे, जस्ट 92 93 ऐसे याद होगा, 92 93 ऐसे याद होगा, हॉलेज रोडवे, ट्रेवलिंग रोडवे, है ना। हॉलेज रोडवे, ट्रेवलिंग रोडवे, जस्ट ये 92 93 तो याद हो गया। फिर हॉलेज में क्या क्या होता है, टब्स मूव करते हैं, टब्स एंड देयर मूवमेंट, टब्स में ब्रेक, हॉलेज इंजन में ब्रेक होता है और हॉलेज रोप होता है। ठीक, इसको इमेज ऐसे बनाइए, ये आपका हॉलेज है, ये आपका ड्रम है, ठीक है, ये टब है। तो हॉलेज रोप, ठीक है, इंजन में ब्रेक और टब, टब, हॉलेज रोप, सॉरी इंजन में ब्रेक, सॉरी ये इमेज से थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो इस इमेज को, इमेजिन बस करो हॉलेज में क्या क्या होता है। ठीक, हॉलेज और ट्रेवलिंग रोडवे हो गया, उसके बाद हॉलेज में क्या होता है, टब होता है, उसका मूवमेंट होता है, हॉलेज में इंजन होता है, और हॉलेज इंजन में ब्रेक होता है। ठीक है, ब्रेक और हॉलेज रोप। तो 92 से 96 अपने को ऐसे आना है, हॉलेज रोडवे, ट्रेवलिंग रोडवे, फिर उसके बाद टब्स एंड देयर मूवमेंट, उसको ब्रेक कैसे लगाएंगे और उसको रोप से ही खींचेंगे, है ना। इस तरीके से कुछ इमेजिन कीजिए। ये एक बार में नहीं आएगा, 1 2 दिन है आपके पास, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते जाएंगे तो याद हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक हॉलेज तक हो गया। अब क्या कन्वेयर बेल्ट वाला 97 में आता है। ठीक, ये लोकोमोटिव को 100 को इसमें रेफरेंस मानेंगे अब। ठीक, रेफरेंस 100 तो भाई मस्त है, मार्जिन है अपना, बेंच मार्क मान लो 100 में क्या है अपना लोकोमोटिव। ठीक है, लोकोमोटिव लोकोमोटिव अपना 100 मतलब लोकोमोटिव एकदम दिमाग में बैठा लो। 100 मतलब लोकोमोटिव। ठीक है, डीजल वाला। ठीक, और उसके जस्ट ऊपर क्या है, रोडवे कन्वेयर। कन्वेयर क्या है, फिर उसके बाद हॉलेज में आ रहे हैं, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज इंजन, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे। तो अपने को 100 जो हमने रेफरेंस माना, बेंचमार्क माना, उसके जस्ट ऊपर याद कीजिए 99 में क्या है, एग्जामिनेशन दो ठो है। ऐसा दिमाग में बैठाइए कि दो ठो एग्जामिनेशन हो रहा है अपने लोकोमोटिव के जस्ट ऊपर में, दो ठो एग्जामिनेशन होता है। क्या क्या एग्जामिनेशन हो रहा है, जस्ट ऊपर वाला हॉलेज और ट्रेवलिंग रोडवे का एग्जाम हो रहा है, उसके जस्ट ऊपर वाला इंजन का एग्जामिनेशन हो रहा है। दो एग्जामिनेशन लोकोमोटिव के ऊपर दो एग्जामिनेशन हो रहे हैं। तो ये एग्जामिनेशन ऑफ रोडवे, हॉलेज और ट्रेवलिंग रोडवे का एग्जामिनेशन क्या है 99, और 98 क्या है हॉलेज इंजन का एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर 97 में रोड कन्वेयर। ठीक, तो ये अपने को रेफरेंस भी मिल गया। 100 नंबर लोकोमोटिव होता है, ये दिमाग में घुसा लेना है। और लोकोमोटिव के जस्ट नीचे क्या है, ट्रक और डंपर के लिए रोडवे। ठीक, मूवमेंट ऑफ मैगन्स और फेंसिंग एंड गेट्स। फेंसिंग एंड गेट्स तो छोड़ो यार, ये बार बार आ रहा है। ओके, तो मूवमेंट ऑफ वैगन्स ये नहीं पूछना चाहिए क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे। हॉलेज से रिलेटेड फाउंटेन वेट 103 होता है। तो अपना क्या है, लोकोमोटिव रेफरेंस हो गया, उसके जस्ट नीचे ट्रक के लिए रोड, और क्या है वो वैगन्स का मूवमेंट। ये ध्यान में इस तरीके से अपने को। हम्म, 98 कहाँ पहुंच गए ये एग्जाम। अपॉइंटमेंट ऑफ हॉलेज इंजन मैन 98 नहीं है यार, 98 तो एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज इंजन है। ठीक है, हॉलेज इंजन ये हो गया। तो इस तरीके से याद रखना है। एक बार और इसको बता देते हैं, 92 से 103 है। 92 चालू होगा हॉलेज रोडवे से, हॉलेज ट्रेवलिंग रोडवे। दो ठो तरीके के रोडवे होते हैं, एक हॉलेज के लिए, एक ट्रेवलिंग रोडवे। उसके बाद हॉलेज से रिलेटेड देखो क्या है, टब्स है, उसका मूवमेंट, टब को ब्रेक कैसे लगाएंगे, और टब को खींचेंगे किससे, हॉलेज रोप से। ओके, तो 93, 93, 94, 95, 96 अपना रेफरेंस है लोकोमोटिव। लोकोमोटिव के जस्ट ऊपर दो ठो एग्जामिनेशन हो रहे हैं। जस्ट ऊपर वाला एग्जामिनेशन रोडवे का है, और उसके ऊपर वाला एग्जामिनेशन हॉलेज इंजन का है। ठीक है, 97 आपका रोडवे कन्वेयर है। कन्वेयर बेल्ट भी इंपॉर्टेंट है। 97 आपका रोडवे कन्वेयर है। ठीक है, 97 रोडवे कन्वेयर, ये इंपॉर्टेंट है। हॉलेज रोप के बाद कन्वेयर आ रहा है, उसके बाद इंजन और ट्रेवलिंग रोडवे का एग्जामिनेशन आ रहा है। ठीक, ये हो गया। अब लोकोमोटिव का जस्ट नीचे क्या है, रोड फॉर ट्रक एंड डंपर, ट्रक और डंपर का रोड है, और उसके बाद मूवमेंट ऑफ वैगन्स है, फेंसिंग एंड गेट्स है 103। ओके, अब देखो ये इंपॉर्टेंट आ गया 104 से 132। 104 से 132 आपका माइन वर्किंग आ गया, मतलब डेवलपमेंट, डिपलरिंग, मैनुअल ओपन कास्ट, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट, ये सब क्या है इसमें आएगा। ठीक है, ये वर्किंग नियर माइन बाउंड्री, सेटिंग ऑफ सपोर्ट, स्टाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान, ये सब आपका 104 से 132 में आएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सी हमारे ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, 104 से चालू हो रहा है। 104 एसएमपी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एनसीएल में भी शायद आया था और आगे भी आएगा। मैक्स अगर क्वेश्चन सीएमआर के बनते हैं तो इससे आते ही। ठीक, एसएमपी हो गया। अब देखो सेट किया है मस्त, ओपन कास्ट चालू किया है। ओपन कास्ट कैसे चालू किया है, 105 मैनुअल, मैनुअल ओपन कास्ट, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट। ठीक, तो 105 106 याद हो गया। और ओपन कास्ट में क्या होता है, रिक्लेमेशन होता है। सॉरी, ओपन कास्ट में क्या होता है, रिक्लेमेशन होता है, स्पॉइल बैंक एंड डंप्स है। एक मिनट यार, रिक्लेमेशन होता है, स्पॉइल। एक मिनट ना, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप मैसेज में डालो। जब तक मैं पानी पी के आता हूँ यार। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको मैसेज में डालो, ठीक है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सपोर्ट मैन। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सपोर्ट मैन,
एक और क्वेश्चन, वो तो इजी हो गया। कहाँ गया यार, एक बुक से दे दो। वर्किंग शाफ्ट। ठीक है, वर्किंग शाफ्ट रेगुलेशन नंबर क्या है बताएं, मैं जब तक आ रहा हूँ 2 मिनट में। वर्किंग शाफ्ट, ठीक है। तो वर्किंग शाफ्ट सबसे पहले इमेजिन करो, वर्किंग शाफ्ट किससे रिलेटेड है? आउटलेट, आउटलेट वाला चैप्टर। आउटलेट से जस्ट पहले वाला क्या है? प्लान एंड सेक्शन। प्लान एंड सेक्शन था 64 से 70। ठीक है, प्लान एंड सेक्शन क्या था? 64 से 70। उसके बाद क्या था अपना? 71 से 75। 71 था आउटलेट फ्रॉम माइन, और 72 क्या था भाई? वर्किंग शाफ्ट। ठीक है, ऐसे उसको याद करना है। ठीक है, तो 72 इसका राइट आंसर था, वर्किंग शाफ्ट। तो कैसे आया, समझ में आया? तुरंत दिमाग में आएगा। वर्क आउटलेट वाला चैप्टर है, आउटलेट से पहले था प्लान एंड सेक्शन 64 से 70, फिर 71 से 75 अपना आउटलेट था। आउटलेट में देखो, प्लान एंड सेक्शन 64 से 70, हाँ, 71 से 75 अपना आउटलेट था, 71 था आउटलेट फ्रॉम माइन, और 72 क्या है? वर्किंग शाफ्ट। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं, फिर लास्ट में 10 मिनट ऐसी तरीके से क्विज कर लेंगे ताकि और याद हो जाए। तो ये सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, भयानक इंपॉर्टेंट चीज, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान 104 ऐसे याद होना चाहिए। इसके लिए चैप्टर वैप्टर स्लैब व्लैब नहीं याद करना है, देखेंगे आंसर मारेंगे आगे बढ़ेंगे। मैनुअल ओपन कास्ट जस्ट उसके बाद मैनुअल मैकेनाइज्ड रिक्लेमेशन स्पॉइल बैंक एंड डंप, जहां तक ओपन कास्ट का आ गया। ये ट्रांसपोर्ट रूल और कोड ऑफ प्रैक्टिस भी ओपन कास्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, जो हमारा माइंस का ट्रांसपोर्ट रूल है, जो हमारा माइंस का ट्रांसपोर्ट रूल है, वो भी आपका इसी के अंदर आ जाता है। कोड ऑफ प्रैक्टिस जो मैनेजर बनाता है कि नया मशीन आया उसको कैसे चलाना है, क्या करना है, तो कोड ऑफ प्रैक्टिस भी आपका ओपन कास्ट के अंदर आ जाता है। तो 104 से 110 क्या हो गया हमारा? सॉरी, 105 से 110 ये ओपन कास्ट से रिलेटेड चीजें आ गई। ठीक है, तो ओपन कास्ट से रिलेटेड आ गया। तो मैनुअल मैकेनाइज रिक्लेमेशन स्पॉइल बैंक एंड डंप ट्रांसपोर्ट रूल कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये हो गया हमारा ओपन कास्ट। अब क्या अंडरग्राउंड में आया 111। तो ये डेवलपमेंट भी भैया 111 याद रखना है एकदम, मतलब माइंड में एकदम। इसी में क्या है आपका चार्ट है ना, वो वाला जो हमारा एक चार्ट बना है कि कितने डेप्थ में कितना पिलर का साइज होगा, ये 111 में है, इसलिए 111 भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा डेप्थ वाला चार्ट है वो किस रेगुलेशन में। ठीक है, तो 111 रेगुलेशन नंबर डायरेक्ट याद रखना है डेवलपमेंट। ओके, तो 104 सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, 105 से 110 हो गया आपका ओपन कास्ट, मैनुअल मैकेनाइज रिक्लेमेशन स्पॉइल बैंक एंड डंप ट्रांसपोर्ट रूल कोड ऑफ प्रैक्टिस। 111 से आ रहा है आपका अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में डिप डेवलपमेंट होता है। ठीक, पिलर बनाते हैं, फिर उसका डिपलरिंग करते हैं, मस्ट सेट किया है। और एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल बाय मेथड अदर देन बोर्ड एंड पिलर, मतलब ये लॉन्ग वाल, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है? लॉन्ग वाल, रूम एंड पिलर, जो बोर्ड एंड पिलर के अलावा जो भी मेथड हम यूज करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? 113। ठीक है, 104 से 132 देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको बीच में कहीं एक रेफरेंस लेंगे। तो 113 तक तो अपन को ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, ये सेविंग है बीच में, सेविंग वोविंग तो नहीं पूछेगा। 113 तक अपने को याद हो गया। ओके, फिर देखो आगे देखते हैं क्या है। पावर ऑफ इंस्पेक्टर पूछ सकता है।
ठीक है। 116 पावर ऑफ इंस्पेक्टर है, इसको भी अपन वो कर सकते हैं। 115 से चालू करते हैं ना, 115 को रोड्स एंड वर्किंग प्लेसेस कर लीजिए। पावर ऑफ इंस्पेक्टर 116 है, ये पूछ सकता है कि इंस्पेक्टर का पावर किस रेगुलेशन में दिया हुआ है। पावर ऑफ इंस्पेक्टर है ना, कि वो कभी भी किसी भी माइंस को रुकवा सकता है, कुछ भी कमी करवा सकता है, कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक, तो वो 116 देखो पावर ऑफ इंस्पेक्टर है। 115 क्या है, रोड्स एंड वर्किंग प्लेसेस। वर्किंग प्लेसेस और रोड्स 115 जस्ट पावर ऑफ इंस्पेक्टर के ऊपर इस तरीके से याद करो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, 115 शायद याद ना हो, इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि रोड्स एंड वर्किंग प्लेसेस। ओके, अब क्या है, पॉइंटिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ये पावर ऑफ इंस्पेक्टर दे दिया। अब इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। तो वो क्या करेगा, पॉइंटिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालेगा, तो वो 117 जस्ट इंस्पेक्टर के पावर, ये 117 जो है वो इंस्पेक्टर ही कमी निकाल रहा है। ठीक है, पॉइंटिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, ये जो इंस्पेक्शन कर रहा है वो कौन कर रहा है, इंस्पेक्टर ही कर रहा है। ये 118 भी हमको ऐसे याद रखना है, डायरेक्ट वाला, इसको भी रेफरेंस मानिए। ठीक है, कंटिग्यूअस वर्किंग, कंटिग्यूअस वर्किंग हमको याद रखना है कि 9 मीटर से कम अगर दो सीम का दूरी है। हाँ 117, बिल्कुल बिल्कुल, ये फॉर्म 6 मस्त है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फॉर्म 6 जो भरा जाता है उसको, उसका रेगुलेशन नंबर क्या है। ठीक है, 117 पॉइंट फॉर्म 6 से याद रखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा चीज निकाला। तो 117 जो निकाला फॉर्म 6 117, ठीक है, ऐसे याद रखिए। उसके जस्ट नीचे क्या आएगा, कंटिग्यूअस वर्किंग, जो 9 मीटर से कम अगर सीम है हमारा तो उसको कंटिग्यूअस वर्किंग करते हैं। ठीक, अब देखो वर्किंग अंडर रेलवे प्रोटेक्टिव और बिफोर अ माइन इज क्लोज। नहीं, यहाँ देखो अभी इसको छोड़ के मैं डायरेक्ट इसमें कूद रहा हूँ ना। स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान मोस्ट इम्पोर्टेंट। इससे पहले जो 56 57 है ना, तो सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल से क्वेश्चन बहुत आता था, रेगुलेशन नंबर, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल का रेगुलेशन नंबर बताओ। ठीक है, ऐसा बहुत क्वेश्चन आता था 1957 का जब सीएमआर था। तो ये स्टाटा कंट्रोल और मॉनिटरिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रेफरेंस बनाओ। ठीक, अपना रेफरेंस ये अभी बीच में हमने छोड़ा है, हमने क्या बनाया, एक बड़ा चैप्टर है इसलिए क्या बनाया, बीच में एक रेफरेंस बनाया। तो स्टाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल इसका पहले नाम था, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान से पहले क्या था, एसएसआर। ठीक है, उसको एसएसआर का फुल फॉर्म पूछ सकता है। सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल पहले था 1957 में, उसे मॉडिफाइड करके उसने डायरेक्ट इसका नाम बदल के स्टाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान किया। तो स्टाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान बहुत एग्जाम में आता भी है, इसलिए ये डायरेक्ट हमको 123 नंबर याद रहना चाहिए। उसके जस्ट ऊपर क्या है, वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज इन ओपन कास्ट माइंस, उसके जस्ट ऊपर वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज इन बिलो ग्राउंड माइंस। ठीक, हमने क्या डिफरेंस बनाया, स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, उसके जस्ट ऊपर में ओपन कास्ट माइन बाउंड्री, और क्या है उसके ओपन कास्ट के और ऊपर में बिलो ग्राउंड माइन बाउंड्री। ठीक है, ये क्या था, हाफ पिलर वाला था, ये था 7.5 मीटर। ठीक है, ओपन कास्ट का माइन बाउंड्री क्या था, 7.5 मीटर तक अपन काम कर, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते, 7.5 मीटर हमको बीच में छोड़ना है। और ये हाफ पिलर वाला था, जो हमारा चार्ट से पिलर का साइज जो भी आएगा सेंटर टू सेंटर, उसका हाफ हमें छोड़ना है। ओके, तो हमने रेफरेंस बनाया स्टाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान। उसके जस्ट ऊपर वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज इन ओपन कास्ट माइंस और वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज इन बिलो ग्राउंड माइंस। ठीक, प्रोटेक्टिव वर्क बिफोर माइन इज क्लोज्ड। और फिर ये इसको अभी छोड़ रहे हैं ना, ये 20 120 छोड़ो, 117 फॉर्म 6 याद हो गया हमें, फॉर्म 6 117 याद हो गया। उसके जस्ट नीचे कंटिन्यूअस वर्किंग। ठीक है, फॉर्म 6 117 याद हुआ, कंटिन्यूअस वर्किंग उसके जस्ट नीचे, और वर्किंग अंडर रेलवे और रोड। ठीक है, रेलवे और रोड के जस्ट पास में काम कैसे करना है वो। ठीक, तो यहाँ से ये दोनों याद हो गया। और स्टाटा कंट्रोल प्लान से माइन बाउंड्री वाला याद हो गया। स्टाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान से क्या याद होगा हमें, वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज इन ओपन कास्ट माइंस और बिलो ग्राउंड माइंस। ठीक, और प्रोटेक्टिव वर्क बिफोर माइन इज क्लोज्ड। चलो 120, ये देखो डायरेक्ट है, 120 मतलब राउंड फिगर आ रहा है, तो हमें 123 स्टाटा कंट्रोल है, तो 120 ऐसे याद रखना है कि माइन क्लोज करने से पहले क्या क्या प्रोटेक्टिव वर्क रखना है। कैसे याद करेंगे हम, प्रोटेक्टिव वर्क बिफोर माइन इज क्लोज, माइन बंद करने से पहले क्या क्या हम प्रोटेक्टिव वर्क करना है। तो स्टाटा कंट्रोल है हमारा 123, तो उसके आसपास राउंड फिगर क्या है, 120। तो अपना अगर क्वेश्चन में आया कि प्रोटेक्टिव वर्क बिफोर माइन इज क्लोज, तो 120 हमें डायरेक्ट बोल देना है। ठीक है, तो इस तरीके के इसके आसपास क्वेश्चन याद आएगा।
अब देखो 123 से नीचे आएंगे, स्ट्राटा कंट्रोल मतलब सपोर्ट से रिलेटेड चीज है ना, ये स्ट्राटा को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो सपोर्ट से रिलेटेड चीज है, तो सेटिंग ऑफ सपोर्ट, और सपोर्ट को सेट कर रहे हैं तो उसको निकालेंगे भी, तो विड्रॉल ऑफ सपोर्ट। ठीक, तो 123, 124, 125 ऐसे याद होगा। ये क्या था हमारा रेफरेंस, स्ट्राटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान। तो उसके जस्ट नीचे सपोर्ट को कैसे सेट करना है, और सपोर्ट सेट हुआ है तो उसको निकालना भी है, तो विड्रॉल ऑफ सपोर्ट कैसे करेंगे। ठीक, तो 124 तक हमें ऐसा याद आ जाएगा। अब 129 तो भाई सबको याद ही है, एग्जामिनेशन बाई सरदार क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, एग्जामिनेशन बाई सरदार, विड्रॉल ऑफ सपोर्ट तक तो ऊपर से हम आ गए, स्टार्टर कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान से विड्रॉल ऑफ सपोर्ट तक आ गए। 129 हमें याद है, सरदार एग्जामिनेशन करेगा तो क्या एग्जामिनेशन करेगा, कुछ डेंजर तो नहीं है, तो एग्जामिनेशन ऑफ सरदार के नीचे जस्ट डेंजर वाला चीज आ गया, अवॉइडेंस ऑफ डेंजर। एग्जामिनेशन सरदार क्या एग्जामिनेशन करेगा कि कुछ डेंजर तो नहीं है ना, ये हो गया। और डेंजर हाइट पे तो काम नहीं हो रहा है, डेंजर कब होगा, जब हाइट पे काम करेंगे तो डेंजर हो जाएगा, तो वर्किंग एट हाइट 131 हो गया। ठीक, 129 सबको याद होगा, क्वेश्चन आ चुका है, आता है। तो 129 जब हमें एग्जामिनेशन बाई सरदार याद है, तो वो क्या एग्जामिनेशन करेगा कि कहीं कुछ डेंजर तो नहीं है। डेंजर कब होगा, जब हाइट पे कोई काम करेगा, वर्किंग एट हाइट। ठीक है, तो 131 आपको इस तरीके से याद हो जाएगा। जनरल प्रिकॉशन को जाने दो, 132 जनरल प्रिकॉशन है, चलो ठीक है, याद रखो। जो हमारा स्लैब है उसका लास्ट वाला क्या है, जनरल प्रिकॉशन। अब ये स्टीप वर्किंग हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टीप वर्किंग क्या होता है, 30 डिग्री से ज्यादा अगर इंक्लिनेशन में काम हो रहा है तो उसको हम स्टीप वर्किंग बोलते हैं। तो स्टीप वर्किंग क्या क्या छूटा इसमें, स्टीप वर्किंग छूट गया, प्रोविजन ऑफ कैनोपीज और कैप्स छूट गया, फेंसिंग एंड गेट्स बार बार आ रहा है, ये तो नहीं पूछना चाहिए। तो विड्रॉल ऑफ सपोर्ट के जस्ट ऊपर कैनोपीज याद कर लो, सपोर्ट में आप लॉन्ग वॉल वाला सपोर्ट याद कीजिए। लॉन्ग वाला सपोर्ट जो ऐसे रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, कैनोपीज बोलते हैं। ठीक है, तो रूफ और कैनोपीज इस तरीके से याद कर लो। सपोर्ट के जस्ट नीचे क्या आ जाएगा, विड्रॉल ऑफ सपोर्ट का कैनोपीज, और कैनोपीज के जस्ट नीचे आ जाएगा स्टीप वर्किंग। ठीक है, 127 नंबर या तो डायरेक्ट याद कर लो, इंपॉर्टेंट है कि स्टीप वर्किंग का रेगुलेशन नंबर क्या है, 127। या तो ऐसे याद रखिए कि एग्जामिनेशन बाई सरदार के जस्ट दो ऊपर, 129 एग्जामिनेशन बाई सरदार है तो उसके जस्ट ऊपर क्या है, दो ऊपर है 127, ऐसा याद कीजिए। ठीक है, क्योंकि स्टीप वर्किंग इंपॉर्टेंट है, 30 डिग्री से ज्यादा सेशन में स्टीप जाता है। ठीक, तो ये बड़ा चैप्टर था, एक बार और इसको इसलिए क्या करते हैं अपन रिवाइज कर लेते हैं। 1 घंटा तो होने वाला है क्या यार, चलो ना कंप्लीट कर लेते हैं। अपन एक्सप्लोसिव तक ही पढ़ेंगे, वहीं तक इम्पोर्टेंट है, 207 तक ही। ठीक है, एक्सप्लोसिव तक ही इम्पोर्टेंट है, उसके बाद इम्पोर्टेंट नहीं है। कर लेते हैं, 15 मिनट में कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 15 मिनट क्विज कर लेते हैं। फिर आप लोग सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी पे बिल्कुल ध्यान दें। या तो इसको रिवीजन छोड़ते हैं, पहले कंप्लीट ही कर लेते हैं। 2 मिनट तो लगेगा। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान 104 मुजबानी याद रखना है। एक मैनुअल मैकेनाइज रिक्लेमेशन मतलब ओपन कास्ट से रिलेटेड 105 से 110 हो गया। मैनुअल मैकेनाइज रिक्लेमेशन स्पॉइल बैंक ट्रांसपोर्ट रूल कोड ऑफ प्रैक्टिस। ठीक, फिर अंडरग्राउंड का केस आ रहा है 111, 111 डेवलपमेंट डिप्लरिंग, डेवलपमेंट होगा तो डिप्लरिंग होगा। और अगर लॉन्ग वॉल मतलब बोर्ड एंड पिलर के अलावा कुछ और काम कर रहे हैं तो 113, 114 सेविंग। ठीक, और 115 क्या था, रोड्स एंड वर्किंग प्लेसेस। फिर 117 में आते हैं हम, फॉर्म 6 से 117 याद करेंगे, इंस्पेक्टर का वो लिखेगा। ठीक है, इंस्पेक्टर का 2 लिखेगा, तो इंस्पेक्टर से जस्ट ऊपर वाला फॉर्म 6 से पावर ऑफ इंस्पेक्टर हो जाएगा, और इंस्पेक्टर के जस्ट नीचे आएगा कंटिन्यूअस वर्किंग। ठीक है, वर्किंग अंडर रेलवे रोड, ये हो गया। अब हम कहाँ पहुंचेंगे, 120 स्टाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान ना, स्टाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान 123 रेफरेंस, उसके जस्ट ऊपर वाला ओपन कास्ट का बाउंड्री, उसके जस्ट ऊपर वाला अंडरग्राउंड का बाउंड्री। ठीक है, प्रोटेक्टिव वर्क बिफोर माइन इज क्लोज 120, ये रेफरेंस है, 120 में याद रखना है रेफरेंस। ठीक है, 129 एग्जाम सॉरी स्टाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान था, तो उसके जस्ट नीचे सपोर्ट का सेटिंग कैसे करेंगे, विड्रॉल कैसे करेंगे। फिर लॉन्ग वॉल वाला कैनोपीज याद कर लीजिएगा, स्टीप वर्किंग 127, 129 मतलब सरदार के जस्ट ऊपर दो ऊपर स्टीप वर्किंग। ठीक है, सरदार के जस्ट दो नीचे वर्किंग एट हाइट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सरदार के दो ऊपर स्टीप वर्किंग, सरदार के दो नीचे वर्किंग एट हाइट। सरदार क्या करेगा, डेंजर को चेक करेगा, एग्जामिनेशन करेगा। ठीक, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10वां। चैप्टर नंबर 11 देखो क्या है, प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजर फ्रॉम फायर, डस्ट, दिखना ना दिखना,
जो भी है, तो अपना स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन तो अगले में आएगा। तो इसका है अपना 133 से 152, इसका स्लैब आ गया 133 से 152। ठीक, तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ गैसीनेस, वही अपना डिग्री ऑफ गैसीनेस का क्लासिफिकेशन का वो है। ठीक है, तो अपना यहाँ तक देखो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर फायर फाइटिंग, फायर आ रहा है जो 133 152 है, वहाँ कहाँ तक फायर आ रहा है, 142 तक, 152 तक हमें जाना है, और 142 तक क्या बात कर रहा है वो, फायर। तो अब यहाँ हम इसको और तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि 133 से 152 है, उसमें 142 तक सिर्फ फायर की बातें हुई हैं। तो फायर से रिलेटेड कुछ भी चीज आएगा तो माइंड में क्या आएगा, 133 से 142। ठीक, स्लैब है 133 से 152, लेकिन फायर से रिलेटेड कुछ आएगा तो 133 से 142। अब क्या, जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर, देखो कैसे सेट किया गया है। अगर जनरल आग के लिए हम क्या जनरल प्रिकॉशन करेंगे, ठीक है, फिर सरफेस प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर, अंडरग्राउंड प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर, ये तीन तो ऐसे याद हो गया, जनरल प्रिकॉशन के लिए, सरफेस प्रिकॉशन फायर के लिए, अंडरग्राउंड प्रिकॉशन फायर के लिए। अब फायर स्पॉन्टेनियस हीटिंग से भी लगता है, तो ये स्पॉन्टेनियस हीटिंग 137 हो गया। ओके, प्रिकॉशन, तब यहाँ तब क्या था, आग से पहले क्या क्या प्रिकॉशन करेंगे। अब क्या है, आग लग गया, 138 क्या है, प्रिकॉशन आफ्टर अ फायर हैज ब्रोकन आउट, आग लग गया, आग लगने के बाद क्या करते हैं, फायर फाइटिंग करते हैं। फायर फाइटिंग करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। ठीक है, और आग से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। अब आग लग गया है, फायर फाइटिंग कर दिए, कौन किया, ऑर्गेनाइजेशन किया। ठीक, और फायर फाइटिंग करने के बाद क्या किए हम, अपरेटस से चेक किए कि कार्बन मोनोऑक्साइड है कि नहीं है। ओके, और लास्ट में क्या है, फायर एग्जिस्ट है, मान लो हमने फायर फाइटिंग कर दिया फिर भी आग वहां अभी भी एग्जिस्ट है, तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना है। तो इस तरीके से आप इस तरीके से फायर को याद कर सकते हो। सबसे पहला तो है 133, क्लासिफिकेशन ऑफ सीन अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ गैसीनेस, मतलब मान लो फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री में हो गया, करना है, सेकंड डिग्री है, फर्स्ट डिग्री में हो गया, तो हमें क्या करना है, 133। उसके बाद सिर्फ फायर है, एक है जनरल प्रिकॉशन, सरफेस प्रिकॉशन, अंडरग्राउंड प्रिकॉशन, ये तो ऐसे याद हो गया है, जनरल, सरफेस, अंडरग्राउंड। ठीक, स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए क्या प्रिकॉशन लेना है, यहाँ तक तो था। ठीक, अब क्या है, फायर हैज ब्रोकन आउट, अब आग लग गया तो फायर फाइटिंग कैसे करना है, कौन करेगा, और कोई एक ऑर्गेनाइजेशन करेगा फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग हो गया, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड चेक करेंगे, अपरेटस फॉर टेस्टिंग 141। 142 क्या है, प्रिकॉशन व्हेन अ फायर एग्जिस्ट, अब आग अभी भी है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन करना है। अब 143 से चालू होता है डस्ट, हमने क्या बोला, 133 से 152 था स्लैब, उसमें से 142 तक तो फायर हो गया। अब 143 से डस्ट चालू होता है, 143 से क्या चालू होता है, डस्ट, एग्जीक्यूशन और डस्ट स्टोन डस्ट बैरियर। ठीक, 143 टू 146, 143 टू 146 हमारा डस्ट का बात होगा सिर्फ। तो प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट, ठीक है, डस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, चेक ऑन मेजर फॉर डस्ट कंट्रोल, स्टोन डस्ट बैरियर, इसको रेफरेंस बना लो भाई साहब, स्टोन डस्ट बैरियर आपका 146। ठीक, स्टोन डस्ट बैरियर 146 है। तो 143 से 146 जो है वो क्या है, डस्ट के बारे में है। तो 43 क्या है, प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट, और 146 क्या है, स्टोन डस्ट बैरियर। ठीक, क्या बोल रहा हूँ मैं, 143 से 146 आपका डस्ट से रिलेटेड है, 143 प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट कंट्रोल, और 146 जो है लास्ट में स्टोन डस्ट बैरियर। तो ये रेफरेंस है, हो गया हमारा स्टोन डस्ट बैरियर 146 आपका स्टोन डस्ट बैरियर है। उसके जस्ट ऊपर डस्ट कंट्रोल के लिए मेजर, और दो ठो मेजर्स है, कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, और जो हुआ है हमारा उसको चेक कैसे करेंगे डस्ट कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। तो ये प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट और स्टोन डस्ट बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। 143 से 146 याद रखिए, पहले तो ये याद रखेंगे 133 से 152, 133 से 152 में 133 से 140 तक क्या है, फायर है, 143 से 146 तक डस्ट है। हेलो, आवाज आ रही है, 143 से 146 तक डस्ट है, और 146 क्या है, स्टोन डस्ट बैरियर है। हाँ, अब ये क्या हो गया, हमारा डस्ट भी हो गया। अब क्या है, हमारे गैस, वाटर, ये सब है। तो ये 150 को हम क्या करेंगे, रेफरेंस बनाएंगे। देखो 150 जयंती बनाते हैं ना, 150वां जयंती, डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इन अंडेशन,
ये हो गया हमारा रेफरेंस 150। रेगुलेशन नंबर 150 क्या हो गया, डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इनंडेशन। ठीक है, अंडरग्राउंड इनंडेशन, उसके जस्ट ऊपर सरफेस से वाटर से, मतलब अंडरग्राउंड इनंडेशन मतलब अंडरग्राउंड के वाटर से खतरा, उसके जस्ट ऊपर क्या था, सरफेस के वाटर से खतरा। 147-48 देखो, प्रिकॉशन अगेंस्ट इरप्शन ऑफ गैस, और गैस निकला तो उससे हमें कैसे रिकवरी और एक्सप्लोटिव वर्क करना है। ओके, तो ये 150 हमारा डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इनंडेशन, ये आप इसको रेफरेंस को तो अलग से लिख के रखेंगे कि हमारा ये रेफरेंस है, ये तो याद ही होना चाहिए। ठीक है, अंडरग्राउंड इनंडेशन के ऊपर जस्ट ऊपर सरफेस वाटर से खतरा, ये क्या था, अंडरग्राउंड के वाटर से खतरा, उसके जस्ट ऊपर क्या था, 149 नंबर सरफेस वाटर से खतरा, और उसके जस्ट ऊपर गैस की बातें हुई हैं। ठीक है, मतलब वाटर कहाँ से चालू है, 149 से, 146 में डस्ट खत्म हुआ, 149 से वाटर चालू हुआ, बीच में जो दो ठो रह गया वो गैस की बात हुई है। ठीक, क्या क्या हुआ, आग हो गया, डस्ट हो गया, डस्ट के बाद गैस, गैस सिर्फ दो है, ऐसे याद करो। पहला 133 टू 142 क्या था, आग, 143 टू 146 था क्या, डस्ट, 147 से 148 क्या है, गैस, और 149 से वाटर। क्या क्या चीज से खतरा हो सकता है भैया हमको, इस तरीके से आप याद कर लो। पहले आग से खतरा हुआ, फिर डस्ट से खतरा हुआ, फिर गैस के दो ठो आ गए, ये 147 148 गैस का आ गया, अब पानी का आ गया। पानी में पहले सरफेस का पानी से खतरा, फिर अंडरग्राउंड इनंडेशन से खतरा, फिर क्या है 151 क्या है, इंटेंशनल फ्लडिंग। इंटेंशनल फ्लडिंग समझते हैं, जानबूझकर जो हम पानी भर देते हैं। तो ये वाला चैप्टर ऐसे ही याद होगा कि खतरा किस किस चीज से है, फायर से है। 133 टू 142 फायर, 143 टू 146 आपका डस्ट, 147 148 गैस, 149 टू 151 पानी। ठीक, इस तरीके से याद होगा ये, तो हमारा इंटेंशनल फ्लडिंग ऐसा हो जाएगा। फिर चैप्टर 12 देखो क्या बोलता है। चैप्टर 12 स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, आंख मूंद के रटाना होना चाहिए कि 153 क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। ये समझ लो एक रेफरेंस ही है। तो 153 से 172 तक है शायद, ये 172 ना, हाँ 173 सॉरी, 173। ठीक है, देखो यहाँ 153 आ रहा है, 153 प्लस 20 कितना होता है, 173। ठीक, तो ये हमारा स्लैब हो गया। अब स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन 153, ये तो आंख मूंद के याद होना चाहिए, क्वेश्चन आता है। इसके लिए हमें इतना सोचना समझना नहीं है कि क्या चैप्टर है, क्या स्लैब है, कुछ है। वन स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन पूछा, आंख मूंद के बोल दिया कि 153 रेगुलेशन नंबर है स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन में क्या होता है हमारा, वो फैन वगैरह लगते हैं। ठीक, तो वेंटिलेशन, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन जो हो गया हमारा 19% से कम नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी था शायद, हाँ 0.5 ही था, जो भी था, है ना। तो स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन हो गया। वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वो तो हम पढ़ नहीं रहे हैं। अब क्या है, वेंटिलेशन में क्या होता है, हमारा फैन यूज होता है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर जो हमारा सरफेस में होता है। ओके, फिर क्या है, जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है उसको लगाने के रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, वो है। फिर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर, और उनको कैसे इंस्टॉल करना है, स्टैंडिंग ऑर्डर। ओके, तो स्टैंडर्ड वेंटिलेशन से ही क्वेश्चंस आता है, फिर भी आपको स्टैंडर्ड वेंटिलेशन को रेफरेंस करना है। उसके जस्ट नीचे हमारा सबसे ऊपर सरफेस में एक फैन लगता है, उसको मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बोल दिए। उसके बाद क्या है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है मैकेनिकल वेंटिलेटर लगाने के, वो हो गया 155। 156 क्या है, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर। मैकेनिकल वेंटिलेटर का इंस्टॉलेशन और कैसे करना है। ठीक, और उसका स्टैंडिंग ऑर्डर। ये 157 तक ऐसे याद होगा, मतलब वेंटिलेटर वेंटिलेटर ही हो रहा है मेन। ठीक है, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर मतलब जो भी हमारा फैन इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए कैसे करना है, उसका स्टैंडिंग ऑर्डर मैनेजर बनाता है कि इसको कैसे का यूज करना है। ठीक, यहाँ तक क्या था हमारा, 157 तक वेंटिलेटर की बात हो गई, मतलब हमारा वो बात हो गया, फैन की बात हो गई। 153 से 157 तक फैन की बात हो गई। अब ये 158 से देखो क्या चालू होता है, वेंटिलेशन कंट्रोल जो बोलते हैं हम, डोर बनाते हैं, ब्रैकेट्स बनाते हैं। तो स्प्लिट्स एंड एयरवेज, एयरवेज को जो हम स्प्लिट करते हैं, हमारा हवा आ रहा है, हम किसी दूसरे डायरेक्शन में हमें डालना है, स्टॉपिंग बना के जो उधर कर देते हैं, वो आ गया। ठीक है, 159 क्या हो गया, ब्रैटिस डोर स्टॉपिंग, यही सब क्या वेंटिलेशन कंट्रोल डिवाइसेस कहलाते हैं। ठीक है, वीसीडी लिख दे रहा हूँ, वेंटिलेशन कंट्रोल डिवाइसेस हैं, कि कहीं पर्दा लगा दिए, कहीं डोर लगा दिए, कहीं स्टॉपिंग कर दिए, कहीं एयर क्रॉसिंग बना दिए, ये 159
तो 160 अपने को रेफरेंस बना लो आप, वेलोसिटी ऑफ एयर करंट। ठीक है, एक चार्ट था कि कितना कौन से डिग्री में कितना मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकता है, वो वेलोसिटी ऑफ एयर करंट 160 है। तो अपना स्लैब क्या है यहाँ 153 टू 173 है। 153 अपना हो गया स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, 160 हो गया वेलोसिटी ऑफ एयर करंट। ओके, उसके जस्ट ऊपर वेंटिलेशन कंट्रोल डिवाइसेस हो गए, ब्रेटिस, डोर्स, स्टॉपिंग, एयर क्रॉसिंग, स्प्लिट्स, एयरवेज। 161 हो गया ऑक्सिलरी फैन। अपना क्या है, जो वेलोसिटी ऑफ एयर करंट है उसके जस्ट नीचे ऑक्सिलरी फैन, ओनली ऑक्सिलरी फैन दिया है 161। ठीक, और क्या था हमारा रेफरेंस, प्रिकॉशन गैस, इंस्पेक्शन फॉर गैस, सेफ्टी लैंप से चालू करते हैं। ठीक है, ये बड़ा चैप्टर है इसमें। हाँ, इसे तो मैं व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा। एक काम करना, आज आप लोग पढ़ लेना, अगर आज ज्यादा लंबा क्लास हो रहा है तो कल क्विज कर लेंगे। देखो, बीच में कुछ कुछ छूटेगा तो अब एकदम एक एक चीज तो याद नहीं हो सकता। सेफ्टी लैंप में आओ। ठीक है, सेफ्टी लैंप्स टू बी यूज इन बिलो ग्राउंड माइंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ अनयूज्ड वर्किंग फॉर गैस, गैस किससे वो होता है इंस्पेक्शन, सेफ्टी लैंप से। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एनवायरमेंट कंडीशन, सेफ्टी लैंप से क्या होता है, परसेंटेज ऑफ गैस चेक किया जाता है। मॉनिटरिंग डिवाइसेस, मॉनिटरिंग डिवाइसेस जो है हमारा कंटिन्यूस है ना यार, टुमारो टुमारो हो रहा है। चलो, एक काम करते हैं, वेंटिलेशन कंप्लीट करते हैं, दो तीन ठो क्विज करते हैं, फिर कल इसको, दो ठो चैप्टर बचेगा, कल इसको कंप्लीट करके कुछ और पढ़ लेंगे। कल कर लूंगा। ठीक, ये सेफ्टी लैम्प बस देख लो यार। मॉनिटरिंग डिवाइस से क्या होता है, हमारा मीथेन यूज करता है, तो उससे क्या करते हैं अपन, 170 को अपन क्या करेंगे, रेफरेंस ले लेंगे। 170 को रेफरेंस ले लेंगे। मॉनिटरिंग डिवाइस, मॉनिटरिंग डिवाइस किस लिए याद आता है, इनफ्लेमेबल गैस को जांचने के लिए, तो उसके जस्ट ऊपर हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस। और मॉनिटरिंग डिवाइस के अलावा क्या यूज कर सकते हैं, सेफ्टी लैंप यूज कर सकते हैं। सेफ्टी लैंप से क्या करते हैं, अनयूज वर्किंग फॉर गैस, है ना। कॉन्ट्राबैंड, बीड़ी सुट्टा लेके जाना नहीं है जनरल प्रिकॉशन गैस में। चलो, अब ज्यादा हो रहा है, सही बात है। ये चैप्टर कितना हो गया, दो ठो और चैप्टर बस पढ़ना है, एक्सप्लोसिव वाला और लाइटिंग वाला ना। इसको अपन कल 15-20 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। अब चलो एक एक क्वेश्चन, एक आध ठो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो जितना अभी तक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि थोड़ा बहुत आप लोग वहां तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। हम्म, चलिए बताइए, रोडवे कन्वेयर, रोडवे कन्वेयर तक पहुंचिए किसी तरीके से। रोडवे किससे रिलेटेड है, कन्वेयर। ठीक है, किस चैप्टर में था, चैप्टर 7 नहीं, हॉलेज, हॉलेज याद कीजिए, हॉलेज। रोडवे कन्वेयर हॉलेज के नीचे था जस्ट। हाँ, पहुंच गए, लगभग वहां तक पहुंच गए। 90, देखो कैसे वहां तक पहुंचना है। सबसे पहले आप प्लान सेक्शन वाले को रेफरेंस मानो, 64 से 70 प्लान सेक्शन। ठीक है, उसके बाद आउटलेट वाला है 71 से 75, फिर है 91, और हॉलेज है 92 से 103। मतलब अपने कहाँ तक हम पहुंच गए, 92 से 103 के बीच में है। ठीक है, 92 था अपना हॉलेज रोडवे, 93 था ट्रेवलिंग रोडवे, 94 टफ्स एंड देयर मूवमेंट, 95 ब्रेक्स हॉलेज इंजन, 96 था हॉलेज रोप, उसके जस्ट नीचे था रोडवे कन्वेयर 97। चलो आस पास पहुंच गए 97। मतलब अब जरूरी थे ना, ऑप्शन एकदम ऐसा दे देगा 41, 42, 43, आप आस पास पहुंच गए, मतलब आंसर के पास पहुंच गए। ठीक है, ये 97 था। चलो एक रेफरेंस, रेफरेंस जो मैंने बोला है, लोकोमोटिव बताइए, लोकोमोटिव। 100, बिल्कुल, इसको आंख मूंद के याद रखना है। चलो कम से कम रेफरेंस, रेफरेंस ही बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही वही पूछ लेता हूँ। अ, और क्या रेफरेंस था हमारा, वर्किंग एट हाइट बताइए, वर्किंग एट हाइट।
अभी जस्ट हुआ है ये, वर्किंग एट हाइट, ये माइन वर्किंग में आएगा। हम्म, देखो वर्किंग एट हाइट जैसे क्वेश्चन पूछा, आपका दिमाग कहाँ जाएगा, माइन वर्किंग में, मतलब सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान वाला चैप्टर में। मतलब हमारा 4 हो गया, 104 से 132। वैसे अभी वर्किंग एट हाइट को हमने क्या ट्रिक बताया था कि एग्जामिनेशन बाय सरदार 129, उसके जस्ट दो नीचे, एग्जामिनेशन बाय सरदार 129, उसके जस्ट दो नीचे 131। ठीक है, इसी तरीके से स्टीप वर्किंग बताइए। स्टीप वर्किंग बताइए। ना ना बाबा, 128 कंफ्यूज मत हो। एग्जामिनेशन बाय सरदार के दो ऊपर, ठीक है, एग्जामिनेशन सरदार के दो ऊपर 127। देखो स्टीप वर्किंग और वर्किंग एट हाइट ऐसे याद हो जाएगा, सरदार के दो नीचे, वर्किंग एट हाइट, सरदार के दो ऊपर, क्या था, 127, स्टीप वर्किंग। ठीक है, सेटिंग ऑफ सपोर्ट बताएं। ये सब इजी इजी पूछ रहा हूँ जो आ भी सकता है। सेटिंग ऑफ सपोर्ट। हम्म, ठीक, 124, बिल्कुल। देखो सेटिंग ऑफ सपोर्ट कैसे याद करोगे, स्टाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान याद रखना है, 123, उसके जस्ट नीचे सेटिंग ऑफ सपोर्ट, उसके बाद विड्रॉल ऑफ सपोर्ट। ठीक, उसके बाद कैनोपीज, जो जो इजी इजी है वही वही पूछ रहा हूँ अभी। अच्छा, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आते हैं अपन। ड्यूटी, सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएं। सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फोर्टी फाइव कैसे लिख दे रहे हो, अरे 46 कैसे लिख रहे हो भाई। याद करो, मैनेजर, मैनेजर 43, 43 के जस्ट नीचे सेफ्टी ऑफिसर 44, मैनेजर 43, 43 के जस्ट नीचे 44। ठीक है, 46 45 मत जाए। मैनेजर 43, उसके नीचे सेफ्टी ऑफिसर, फिर वेंटिलेशन ऑफिस, सॉरी, असिस्टेंट मैनेजर, फिर वेंटिलेशन ऑफिसर, फिर ओवरमैन सरदार शॉर्ट फायरर, ऐसे आएंगे, फिर सपोर्ट मैन, है ना। अच्छा, एक थोड़ा सा वो कर दें, ड्यूटीज ऑफ एच ई एम एम ऑपरेटर, ड्यूटीज ऑफ एच ई एम एम ऑपरेटर। देखो भाई लोग, कैसे याद करना है, अगर क्वेश्चन आया ड्यूटीज ऑफ एच ई एम एम ऑपरेटर, तो हमको सबसे पहले दिमाग में यही स्ट्राइक करना। देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे ये बता रहा हूँ ना। ड्यूटीज ऑफ एच ई एम एम ऑपरेटर जैसे मैंने बोला, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, 37 से 63। ठीक है, तो सबसे लास्ट है ऑपरेटर ट्रक डंपर ऑपरेटर तक है, सबसे लास्ट 63, उसके जस्ट ऊपर 62, 62 है एच ई एम एम ऑपरेटर। ठीक, ड्यूटीज ऑफ एचईएम ऑपरेटर कैसे याद होगा, अपना स्लैब है 37 से 63, 63 है डंपर ऑपरेटर ट्रक ड्राइवर का, उसके जस्ट ऊपर एचईएम ऑपरेटर, ऐसे याद करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर सरदार सर्टिफिकेट, लो आ जाओ अब इसमें बताओ। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर सरदार सर्टिफिकेट, सरदार का एग्जाम देने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सरदार सर्टिफिकेट का पता होना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे, 10 से 25, 10 से 25 आपका वो है, स्लैब है 10 से 25। ठीक है, बोर्ड सर्टिफिकेट, प्रैक्टिकल और मैनेजर सर्टिफिकेट 15 से चालू होता है, नीचे आए। हम्म, मैनेजर के नीचे सर्वेयर, सर्वेयर के नीचे सरदार। ठीक है, तो रेगुलेशन नंबर 17 सरदार में होगा। चलो कोई बात नहीं, आज आप लोग पढ़ो, कल अपन थोड़ा सा क्विज भी कर लेंगे, 2 चैप्टर बचा उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। अब ये बताइए करना क्या है,
भाई मैं तो बोलूँ शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं जो पढ़े हैं। ओके, इसको एक बार प्रैक्टिस कर ले आधा घंटा, जो अभी हम पढ़े हैं उसको एक बार प्रैक्टिस कर ले आधा घंटा। तुरंत अभी पढ़ा हुआ शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो, वो स्लैब याद करना है और अपने को स्लैब तक ऐसे ही पहुंचना है कि इधर तो प्लान एंड सेक्शन के इधर प्लान एंड सेक्शन को रेफरेंस कर लो कि 64 से 70 प्लान एंड सेक्शन है, 71 से 75, ठीक है, 76 से 91, ऐसे वहां अपना स्लैब बना लो। ठीक है, अब देखो कल अपन ना यार फास्ट में सीएमआर का वो कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, उससे फायदा होगा, है ना। अब सर्कुलर अननेसेसरी जाएंगे तो फिर एक्स्ट्रा तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो सीएमआर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सीएमआर से कुछ आए तो फायदा हो जाए शायद, जल्दी जल्दी रिवीजन जो हम करेंगे। ठीक है, सीएमआर का क्विक रिवीजन कल कर लेते हैं। और ये जो सीएमआर रेगुलेशन नंबर है इतना मेरे ख्याल से काफी है, एक्सप्लोसिव वाला बच गया तो उसमें एक दो ठो इम्पोर्टेंट है, उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। और सीएमआर में देखो ये, हाँ ये सारी चीजें हम नहीं पढ़ेंगे जबरदस्ती का, जो रिवीजन करेंगे उसमें अननेसेसरी बोर्ड वाला चीज नहीं पढ़ेंगे, ये सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट वाला चीज आता ही नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे। 200 लोकोमोटिव था शायद, नहीं सॉरी 200 क्या था, देखा अप्रूव्ड शॉर्ट फायरिंग अपरेटस कहाँ पहुंच रहा। ये डीप होल ब्लास्टिंग इम्पोर्टेंट है, ये एक्सप्लोसिव का जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है उसको कल बता देंगे। और जितना अभी तक किया है, सागर बोलो, कल अपन क्विक रिवीजन करते हैं, बहुत फायदा होगा उसी से, ताकि बस बहुत भुला भी जाता है तो क्लास का सुना हुआ शायद याद आ जाता है। बोलो सागर बोलो। चैप्टर 7, 10, 11, 12, 14, इसको मेरे को व्हाट्सएप में भेज दो आयुष। 7, 10, 11, 12, 14, 15 बिल्कुल इसी को कर दें। ठीक है, कल रिवीजन क्लास होगा लेजिस्लेशन का। लेजिस्लेशन बोले तो पूरा एक्ट रूल सब क्या। चलो कल अपन रिवीजन क्लास करेंगे, उसी से फायदा होगा, इधर उधर मत जाओ, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज करेंगे यार। ठीक है ना, कल कंटिन्यू करते हैं फिर। भाई समय मिलेगा तो सब कर लेंगे, कल फिलहाल सीएमआर तो करें, एक घंटा ऐसे ही निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। ओके, पहले सीएमआर कर लें, अगर आपको लगेगा तो परसों एक और ले लेंगे एक्ट रूल का। 1 घंटा में पूरा सीएमआर हो भी नहीं पाएगा, ये चैप्टर 7, 10, 11, 12 लेकिन अपन फास्ट करेंगे, आप लोग मैराथन टाइप रहेगा, 2 घंटे का भले ही क्लास ले लेंगे, है ना। ठीक है यार, चलो पढ़ो पढ़ो, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, क्लास वगैरह तो होते रहेगा, बिना सेल्फ स्टडी का। हम्म, नहीं कल 2 घंटा क्लास लेंगे ना भाई, बोल तो रहा हूँ। मेरा वैसे सेकंड शिफ्ट है, जल्दी आ जाऊंगा, सुबह एक ले लेते हैं, एक शाम ले लेते हैं। ठीक है, गुड नाइट। कल सीएमआर का रहेगा, A to Z अपन कोशिश करेंगे अपन रिवीजन कर लें, है ना, ताकि लास्ट लास्ट में पढ़ा हुआ याद भी रहे। चलिए गुड नाइट।